एक ऐसा सॉन्ग जो समाज पे कटाक्ष करता है, तो क्या थी उस गाने के पीछे किस्सा, किसको सुनाया था आपने वो पहला गाना? वो कहानी दूसरी है। वो अलग। गाना ये बनने के पीछे की कहानी है। सुबह से ही पी के अपना दिन भर सबको ज्ञान दे रहा है आदमी, काम कुछ नहीं कर रहा है, परिवार परेशान है। तो ये गाना आपने सुनाया था पहली बार निरहुआ जी को? लोगों ने 30-35 सालों में मान लिया कि यही भोजपुरी है, यही पहचान है भोजपुरी की। मतलब गंदगी, गंदे गाने ही भोजपुरी की पहचान है। वो माइंडसेट होता है ना। या फिर अभी आजकल एक वो बंदा चल रहा है, बच्चा है, वो क्रिश का गाना सुनेगा? क्रिश का गाना सुनेगा। अब मेरे साथी कलाकारों ने ही गाया है। वायरल होना और पॉपुलर होना दो अलग चीजें। बिल्कुल है। तो कैसे मैं आपको अपना सीनियर मान लूँ? आप भले 25 साल से गा रहे हो, लेकिन आपका अपना क्या है और आपने किया क्या है समाज के लिए, या मैं आपसे क्या सीख रहा हूँ? मेरे को ना सुपरस्टार भले ना बनना हो, लेकिन मेरे को पॉर्न स्टार नहीं बनना। तो गाना अगर मम्मी जी के पसंद बनाना है, वेस्टर्न कंटेंट बनाना है, तो प्रियंका से गवा लो। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत पारखी हैं। वो भी परखती हैं कि ये गाना किसको गाना चाहिए। बहुत मैजिकल कलाकार है। कहते हैं ना कि आप चाटुकारिता, अगर आप किसी को चाट रहे हैं तो वो आपको काम दे रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। कलाकारी की दुनिया है, यहाँ मुझे लगता है कला की कद्र होनी चाहिए और बिल्कुल परखना चाहिए, मौका देना चाहिए। हमारी इंडस्ट्री में जब इतना वीक डायरेक्शन होता है, इतना वीक कंसेप्ट लेके आते हैं, तो काम तो वैसे ही कम होगा ना, इन्वॉल्वमेंट ही कम होगी, लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छी लोकेशन बुक है ही है, तो पहले अपने 5 रील बना दो। हाँ है ना, जो पेड रील जिनके पैसे मिलते हैं। तो ये प्रोफेशनलिज्म मुझे नहीं लगता है। म्यूज़िक के बिना आवाज़ को वो जो होता है ना, बैकअप ही नहीं मिलता। वो तो अगर आप सिर्फ गाना गा रहे हो और म्यूज़िक ही उसमें बेसुरा बजाओ, तो आप गा के क्या कर लोगे? आर्टिस्ट चोर नहीं होता। पहली चीज़ तो यही है। एक रियल आर्टिस्ट है, वो क्रिएट करेगा। सही बात है। वो सीख के आएगा, करते करते सीख जाएगा, गलतियाँ करते करते सीखेगा। उसका कंपटीशन खुद से होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। बिहार विजन की टैगलाइन है कि हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है सुपर हीरो। पर आज हमारे पास जो एज अ सुपर हीरो आए हैं, उनके पास कुछ पावर है जो कि ताकत रखती है समाज को बदलने की। समाज में भोजपुरी संगीत और भोजपुरी म्यूजिक इस तरह से धुंधला हुआ पड़ा है कि अश्लीलता के आगे लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है। लेकिन जब आप इनके गाने देखेंगे और जिस पैमाने के ये सिंगर्स हैं, जिस पैमाने के कलाकार ये हैं, उससे आप सेट कर सकते हैं कि भोजपुरी कितनी तेजी से अपने कदमों पर दौड़ रहा है। UBT अर्बन भोजपुरी म्यूजिक इनका एक चैनल है, जिस चैनल के माध्यम से इन्होंने दिखाया भोजपुरी को और एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि किस तरह से अगर अच्छी सोच और अच्छी राइटर, अच्छा टैलेंट अगर साथ काम करे तो हम कुछ अलग दे सकते हैं। इनके गानों को लोगों ने बहुत पसंद किया, चाहे इन्होंने समाज के ऊपर कटाक्ष कसा हो, चाहे अपनी किसी बीवी की बुराई करी हो, हर तरह के सॉन्ग्स को बड़े अच्छे तरीके से लोगों ने देखा। इनके एक एक सॉन्ग का जो बजट होता है वो काफ़ी हैवी होता है, साथ के साथ इनको बड़ी अच्छी परख है टैलेंट की, कौन से सिंगर से कौन से गाने गवाने हैं और किस एक्ट्रेस को किस रोल में लेना है, ये कहाँ पे लेना है, ये बखूबी जानते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे ऑनरेबल गेस्ट, जो कि बहुत ही टैलेंटेड है, सिंगर हैं, लिखते हैं, साथ साथ म्यूजिक डायरेक्ट करते हैं और बहुत सारे टैलेंटेड को मौका भी देते हैं। एंटरप्रेन्योर टर्न्ड सिंगर हैं। इनका पहले भी आपने इंटरव्यू देखा होगा, लेकिन पॉडकास्ट पे पहली बार आए हैं। स्वागत करना चाहूँगा द बिहार विजन की तरफ से वेरी टैलेंटेड एंड हैंडसम, द स्मार्ट हंक ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, सौरभ रॉयल जी का। नमस्कार सौरभ जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए कैसे हैं? बस कृपा है सर आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से कि आपने समय निकाला, और बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सौरभ भैया आएँ। तो पहला सवाल यही कि सौरभ रॉयल, सबको पता है कि सौरभ रॉयल आपने क्यों नाम चुना है, तो थोड़ा बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं आप और भोजपुरी ही क्यों? सबसे पहले तो द बिहार विजन के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। थोड़ा सा तबीयत नासाज सी है मेरी, बढ़िया। बहुत दिनों से आप बुला रहे थे, मैं आ नहीं पा रहा था, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। तो मुझे लगा कि अब आके दर्शकों से एक बार बात करनी ज़रूरी हो गई है। सो मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं रहता दिल्ली में हूँ, और यहीं से मेरा करियर स्टार्ट हुआ। मैंने पहले बैंक में जॉब की, फिर मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर बिज़नेस किया, फिर उसके बाद एक लंबी जर्नी रही, फिर सिंगर बना मैं। सिंगर तो बचपन से ही था, बट होता ना कि आप बाथरूम से निकल के माइक पे आ जाते हो, तो वो दौर, वो टाइम थोड़ा लंबा रहा। मेरा मन तो शुरू से ही था, बचपन का सपना था सिंगर बनने का, बट होता है ना कि थोड़े फैमिली के, आपके सोशल बैरियर, मेंटल बैरियर्स साथ में फाइनेंशियल बैरियर भी होते हैं। और इस फील्ड में आने के लिए जो दौर चल रहा है, वहाँ पे सिर्फ टैलेंट नहीं है, अब आपके पास रिसोर्सेज भी होने चाहिए, अदर रिसोर्सेज भी, तो आप लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं। अदरवाइज मुश्किल तो फील्ड हर है। फील्ड में आती है, बिल्कुल। तो सौरभ रॉयल जी, आपने नाम चेंज किया सौरभ सिंह से सौरभ रॉयल, क्योंकि आपने बड़े अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी कलाकार की कोई कास्ट नहीं होती, इसलिए सौरभ रॉयल नाम रहेगा। उसके बाद से आपने बड़ा अच्छा एक किस्सा बताया था अपने पिछले इंटरव्यू में कि दिनवे में पिए लगनी का हो।
एक ऐसा सॉन्ग जो समाज पे कटाक्ष करता है, समाज को बताता है कि किस तरह से भेद चीज होती है। तो क्या थी उस गाने के पीछे किस्सा, किसको सुनाया था आपने वो पहला गाना? दिन में पिए लग लगा वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट था। ऑब्वियसली मैं ये तो एकदम साक्षात मैं किसी को पीते हुए देखा था। और वो सुबह से ही पी के अपना दिन भर सबको ज्ञान दे रहा है। आदमी काम कुछ नहीं कर रहा है, परिवार परेशान है, जो मिल रहा है सबको तबाह कर रहा है, किसी को छेड़ रहा है, किसी को कुछ भी गाली बक रहा है। तो फिर मैंने देखा कि ये चीज़ ना एक ही घर की कहानी नहीं है। बहुत सारे गाँव में, बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे परिवारों में ये तबाही है। ऐसे लोग ना अपने घर को, अपने परिवार को तबाह कर देते हैं, और अगर उनको समझाने जाओ तो ऐसे समझते नहीं हैं। तो मुझे लगा गाने के ज़रिए थोड़ा समझाया जाएगा ना तो बात समझ में भी आएगी। मनोरंजन के साथ साथ कई बार ये होता है ना, बड़ी बात आप कह जाते हैं हँसते-हँसते। तो उस गाने को बनाने के पीछे मेरा ये उद्देश्य था कि एंटरटेनमेंट भी होगा और एक मैसेज भी होगा, सामाजिक मुद्दा है। बिल्कुल। तो नशा मुक्ति तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी चीज़ है। और मैं गलत नहीं कहता, देखिए लाइफ़स्टाइल का पार्ट है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितना खाते हैं, कितना पीते हैं, अगर एक संतुलन में हो, समय पे हो, तो आई थिंक किसी और को तकलीफ़ नहीं होती है और आपको आनंद भी आ जाता है तो चलता है। बट बशर्ते कोई चीज़ अति ना हो जाए। अति हो जाती है तो तंग कर देती है लोगों को। तो ये गाना आपने सुनाया था पहली बार निरहुआ जी को, जो कि आपने बताया किसी फर्स्ट इंटरव्यू टाइम, में। हाँ, वो कहानी दूसरी है। वो अलग गाना ये बनने के पीछे की कहानी है। इसको शूट कैसे किया जाए उसके लिए मैं गया था भैया के पास। उनका बर्थडे था, हम लखनऊ में मिले एंड भैया को मैंने ये गाना सुनाया गाड़ी में। तो मैंने कहा भैया इसमें मैं चाहता हूँ कि आप फीचर हो जाएं। तो बोले सुनाओ सुनाओ। मैंने उनको गाना सुनाया, हम दोनों गाड़ी में बैठे थे फ्रंट सीट पे। वो वीडियो भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी आपको। तो वो सुनते सुनते ना भैया झूमने लगे। तो पीछे से कोई वीडियो बना रहा था हमारी, मतलब गाड़ी में मेरे कोई फ्रेंड या भाई बैठे हुए थे, तो पीछे से वीडियो बना रहे थे। तो उस वीडियो में उस टाइम तो नहीं पता चला, बाद में भैया ने कहा हाँ बिल्कुल फीचर करूँगा, तैयारी करो तुम। और इनफैक्ट मैं तो चाहूँगा कि तुम खुद फीचर करो, क्योंकि गाना बड़ा है, तुम्हें लोग जानेंगे बिल्कुल। हाँ, मतलब इसके ज़रिए तुम्हें मौका मिलेगा। वो तो पहले से सुपरस्टार हैं। तो उन्होंने ये बात कही, वो बात भी मुझे अच्छी लगी, नो डाउट। और बाद में फीचर मैंने ही किया लास्टली उस गाने में। बट वो उस इंसिडेंट से ये चीज़ क्लियर हो गई कि उनको मज़ा आया, उनका जेन्युइन फीडबैक मिला कि ऐसे गाने चल जाते हैं, मज़ा आता है। और आपको पता लग गया कि भोजपुरी को किस तरह जीतना है। हाँ। तो पहला सवाल यही आपका कि जिस नज़रिए से या जिस चश्मे से आप भोजपुरी इंडस्ट्री को देखते हैं, इस चश्मे से ऑडियंस नहीं देखती है, कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं हो पाती है। ऑडियंस नहीं, बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं। मैं अगर आपके सॉन्ग्स की बात करूं तो आपके सॉन्ग्स के बड़े अतरंगी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फैशन टाइटल है, झकास सिंगर लाइनर टाइटल होते हैं, मम्मी की पसंद, इतना बड़ा बजट का सॉन्ग। तो सौरभ रॉयल जी के गानों में व्यूज़ होते हैं और साथ ही साथ हर तरह का मज़ा होता है। एक अच्छी एक्ट्रेस होती है, एक अच्छी सिंगर्स होती है। तो क्या ऑडियंस कहीं गलती कर रही है या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर्स या भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग गलत कर रहे हैं कि भोजपुरी का डाउनफॉल कंटिन्यू बढ़ता चला जा रहा है? देखिए अभी ना सोशल मीडिया का ज़माना है। पहली चीज़, आप इसको थोड़ा अलग अलग तरीक़ों से समझना पड़ेगा, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। दूसरा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हो गए हैं, तो जो पहले से बड़ा है ये प्लेटफॉर्म्स उसी को रिकमेंड करते हैं। रीज़न भी बता दूँ, क्योंकि उनको सर्च किया जा रहा है। वो ऑलरेडी जो 30 साल 25 साल से इस इंडस्ट्री में गाना गा रहा है, धीरे धीरे साल दर साल लोग जुड़ते जाते हैं। जो पहले साल में 1 लाख लोगों ने सुना, अगले साल ऐसे करते करते आज मिलियंस लोग उनको सुन चुके हैं 30-35 सालों में, जो बचपन से 6 साल 5 साल की उम्र से गा रहे हैं, अभी तक गाते आ रहे हैं। तो वो वहाँ पे अवेलेबल हैं, हज़ारों गाने हैं। किसी को कोई गाना पसंद, किसी को कोई गाना पसंद, बट अलग अलग गानों से एक फ़ैन बेस बना उनके लिए, जो इन टोटल बहुत बड़ा फ़ैन बेस बन गया। क्योंकि गाने ज़्यादा हैं, समय ज़्यादा लगा दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मास ऑडियंस उनको जानती है, उनकी आवाज़ को पहचानती है, आदत लग गई है। लोगों ने 30-35 सालों में मान लिया कि यही भोजपुरी है, यही पहचान है भोजपुरी की, मतलब गंदगी गंदे गाने ही भोजपुरी की पहचान है। वो माइंडसेट होता है ना। आप दुनिया की हर चीज़ से लड़ सकते हो, माइंडसेट से नहीं लड़ सकते, और उसको बदलना बहुत मुश्किल होता है। आदत बदल सकते हो आप राइट हैंड से लिखते हो, लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू कर दोगे, आप कोई भी आदत बदल सकते हो, कर सकते हैं। लेकिन माइंडसेट अगर किसी के लिए धारणा बन गई ना कोई चीज़, उसको बदलने के लिए एड़ी चोटी लगानी पड़ जाती है। दूसरी तरफ गंदे गानों का एक काला समुद्र बन गया है। उसके अंदर मेरे जैसा एक बंदा एक अच्छा गाना गा के अमृत की एक बूंद डालेगा ना, तो वो पूरे समुद्र को अमृत नहीं कर देगा। सही बात वो एक बूंद भी काला ही हो जाएगा, उसके भीड़ में खो ही जाएगा। तो ये हो रहा है कि अच्छे गाने गाने वाले सिंगर्स कम हैं, जो पुराने लोग भी हैं। ज़्यादातर लोगों ने अश्लील गा के ही कामयाबी हासिल की। इस बात को मुझे लगता है कि अगर ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं, मेरा सवाल यही है आपसे या फिर जितने तमाम लोग देख रहे हैं कि आप गंदे गाइए, मैं ये नहीं कहता कि आप गंदे मत गाइए। जैसे आपका भी एक सॉन्ग है
जीजा बड़ा ज्योति ठाकुर जी के साथ है, जीजा दबा देबा का, नहीं ठीक नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं गाना। जीजा हला देबा का करके ऐसा कुछ नहीं सॉन्ग नहीं है, नहीं, आपका सॉन्ग है, मैंने सुना टाइटल है। गलत पड़ रहा है। लेकिन उसके अलावा जितने गाने हैं, मतलब अगर आप 5 गाने गाते हैं तो 3 गाने बहुत अच्छे होते हैं। अच्छे इन द सेंस बहुत अच्छे वर्ड्स होते हैं, बहुत अच्छे लिरिक्स होते हैं और खुद लिखे होते हैं, जैसे एजुकेशन वर्ड यूज करते हैं आप। राइट। और सिंगर्स या राइटर्स करते ही नहीं है, डरते हैं कि पब्लिक हमें छोड़ के ना भाग जाए। अगर हमारे पिछले गाने पे 50 मिलियन व्यूज थे, तो इस वाले गाने पे चाहे हम बुरा गाएं चाहे अच्छा गाएं, इस पे भी 25 मिलियन व्यूज चाहिए ही चाहिए, 50 मिलियन से ऊपर चाहिए। राइट। लेकिन आप इस एक्सपेरिमेंट से नहीं डरते हैं, तो बताइए कि वो क्या रीजन है कि आप इस एक्सपेरिमेंट से नहीं डरते और लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? यार देखो, मेरे को लगता है ना, पहली चीज तो वो टाइटल दूसरा है। हाँ, उस गाने का नाम है जीजा हाला कदम, मतलब जीजा हल्ला कर हल्ला दूंगी, कदम, हल्ला sorry। कर दूंगी। उस गाने का लाइन है कि जीजा लागी जदी पाला तो हाला कदम, मतलब अगर मुझे रंग डाला और मेरे को ठंडी लगी तो मैं हल्ला कर दूंगा। 3 उस साल गाने, पहले का गाना आपको याद रहता है? हाँ मतलब याद तो रहता है, ऑब्वियस सी बात है, मेरा गाना है। तो वो गाने का टाइटल है, उसमें कुछ भी अश्लील नहीं है। और बिकॉज कि मैंने शुरू से कहा है, अश्लीलता और रोमांस के बीच में ना एक एक पर्दा है। बहुत पतली मैंने भी दूरी है। रोमांटिक गाने गाए हैं, बिल्कुल। बिल्कुल उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि समाज में बच्चे भी हैं तो जवान भी हैं और बूढ़े भी हैं, तो आप हर किसी के लिए कंटेंट बनाओगे ना। ऑब्वियस सी बात है, किसी बच्चों के लिए तो आप सिर्फ लला लला लोरी नहीं गा सकते हैं ना। सही बात है। जवान लोग हैं, मैरिड कपल हैं, उनको कैसे एंटरटेन करोगे आप? वो जब अपने एक रोमांटिक मोमेंट्स में, तो उनको भी तो कुछ अच्छा चाहिए ना, सॉफ्ट रोमांटिक नंबर चाहिए कुछ, तो गाने में बुराई नहीं है। ये आप ही समझते हैं, बहुत लोग नहीं समझते, यही बात तो तो सवाल है, क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो ये बात नहीं समझते हैं? मैं टारगेटेड सच ऑडियंस के लिए काम बनता है, मैं बताता हूँ आपको, इस बार समझा, आप समझ गए मेरा सवाल, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। टारगेटेड ऑडियंस के लिए गाने बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सिंगर ने कमरिया गाया तो तमाम सिंगर उसी कमरिया या रंगदारी सॉन्ग्स पे गाएंगे, आप उस पे नहीं चलते हैं। तो क्या भोजपुरी के डाउनफॉल का ये रीजन है, और ये कैसे सही होगा? आप इस चीज को कैसे देखते हैं, देखिए, टारगेटेड ऑडियंस के लिए काम करना? ये तो एक ट्रेंड वाली बात होगी। अब ट्रेंड तो आपने चलो उदाहरण दिया, रंगदारी तो कोई बेसिकली अच्छी बात है, गाना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ऐसा समझते हैं, तो उनके लिए भी तो डिलीवरी होनी चाहिए ना। डिमांड है तो सप्लाई होगी। ये डिमांड ऑडियंस ही करती है, उनको कैसे गाने चाहिए। या कमरिया है, ठीक है, वो भी किसी की आप ब्यूटी की तारीफ करो, उसमें भी कोई बुराई नहीं, मुझे लगता है ये सब ठीक है। यहाँ तक एकदम मैं भी गाता हूँ, मेरी भी एक्सेप्टेंस है यहाँ तक। अब इसके बाद जैसे कि उदाहरण के तौर पे कोई गाना, कोई जैसे अभी आजकल चल रहा है राजू कलाकार, बेचारे ने एक अपना गाना गाया, हिट हुए। उनके हिट होने से पहले लाखों लोगों ने उस गाने को गा दिया और उनसे ज़्यादा हिट हो गए। एक उभरते हुए टैलेंट को दबा दिया गया, मुझे इससे प्रॉब्लम होती है। या फिर अभी आजकल एक वो बंदा चल रहा है, बच्चा है वो, क्रिश का गाना सुनेगा, क्रिश का गाना सुनेगा। अब मेरे साथी कलाकारों ने ही गाया है, मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है आप इतने बड़े स्टार बन गए ना, आप जो गा दोगे ना वो क्रिश गाएगा। क्रिश जो गा रहा है वो आपको गाने की जरूरत नहीं है, या वो जो लड़का उसका जो भी नाम है वो जो गा रहा है वो उठा के आपको गाना है। ये स्ट्रगलर करते हैं। मुझे कोई वायरल कंटेंट मिल जाए ना, एक लाइन मिल जाए, वन लाइनर, मैं भी गा के हिट हो, ये स्ट्रगलर्स को सूट करता है, ये सुपरस्टार्स को सूट नहीं करता। क्या सीखेंगे हम सुपरस्टार से? सही बात है। या मेरे बाद आने वाले सिंगर की, हमारे भैया लोग तो खुद ये उठपटांग गाया होता, तो हम उनको लगता है कि सक्सेस का रास्ता यही है, क्योंकि बड़े लोग यही कर रहे हैं ना। तो एक स्ट्रगलर तो वैसे भी बेचारा, उसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं, आपके पास तो बहुत पैसा रुपया है, आप नहीं करोगे तो भी आपकी रोटी नहीं रुकेगी। आप लोगों ने इतना कमा रखा है 30-35 सालों में, आपको ज़रूरत नहीं इन चीज़ों की। मुझे लगता है मैं बिल्कुल विपरीत सोचता हूँ उस मामले में। मैं कभी, मेरा कोई गाना आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें मैंने ऐसी फालतू चीज़ें, किसी और का कंटेंट चुरा के गा दिया हो, किसी के जैसा गा दिया हो, किसी की आवाज़ निकाल के गा रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता। मैं अपनी आवाज़ में गाता हूँ, मेरा अपना एक स्टाइल है, मेरे को लगता है कि दिल से गाता हूँ मैं। ये आप गाते हैं, मैं तभी तो आप हमारे गेस्ट हैं कि आप थोड़ा मैसेज दीजिए उन लोगों को। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि बड़े सुपरस्टार्स जो गाएंगे वो ट्रेंड बनेगा, ट्रेंड वो उनको गाने की जरूरत नहीं है। नहीं है जरूरत। रिसेंटली में मतलब दो बड़े सिंगर्स ने इस तरह का ट्रेंड गाया कि क्रिस का गाना सुनेगा, मेरा गाना सुनेगा, ये गलत चीज़ है। और अब वो खुद गाते हैं कि राइटर्स ही उनके पास लेके जाते हैं, या चैनल्स का प्रेशर है, मुझे इसके पीछे की कहानी तो नहीं पता है, लेकिन मना कर सकते हैं वो लोग। बिल्कुल, मैं नहीं गाऊंगा, मेरा एक स्टारडम है, मेरा एक स्टैंडर्ड है, मैं इसके नीचे नहीं जाऊंगा। स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई सेट ही नहीं है कि किसके नीचे नहीं जाना है। यहाँ तो जितना नीचे जाके बस मेरे को व्यूज चाहिए। व्यूज, हाँ, वायरल होना और पॉपुलर होना दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल है। सौरभ रॉयल जी फेमस हैं, पॉपुलर हैं, आप सौरभ रॉयल का नाम कहीं भी सर्च करिए आपको मिल जाएगा। और क्यों पॉपुलर हैं? बिकॉज अपनी प्रेजेंटेशन से, अपने म्यूजिक से। लेकिन लोग व्यूज के पीछे भागते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कपिल शर्मा शो में पवन सिंह आए जी, तो उनने कहा कि, उनसे पूछा गया कि आप 3 चीजें किनसे डरते हैं, तो कपिल शर्मा जी ने कहा पहले अपनी माँ से,
दूसरा अपनी जनता से। तो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं। आप कहीं न कहीं समर्थन देते हैं इस बात पे कि नहीं, उनको डरना नहीं चाहिए, वो जो देंगे वो ऑडियंस के लिए एज़ अ गिफ्ट बन जाएगा एक आर्टिस्ट की तरफ से। एक आर्टिस्ट की सही पहचान क्या है अगर मैं आपसे पूछूँ? यार कलाकार तो देखिए, कला और हुनर मुझे लगता है ना गॉड गिफ्टेड होती है बिल्कुल। चीज़ें। उसको सीख करके निखारा जाता है, पॉलिश किया जाता है। गुरु होते हैं, आपको सिखाते हैं, कहीं के छोटे छोटे माइनर एरर्स होते हैं ना, वो प्रैक्टिस से सही सुधर हो जाते जाते हैं, हैं, बदल बिल्कुल। जाते हैं। तो ये तो रहा सीखने का, और हुनर गॉड गिफ्टेड है, बचपन से मिलता है आपको। इसके बाद आप एक विजन लेके आते हो। पहले तो विजन होना बहुत ज़रूरी है बिल्कुल। कि आपको क्या गाना अच्छा लगता है, आपको क्या लिखना अच्छा लगता है, आपको क्या बनाना अच्छा लगता है। पहले आप उसको फोकस करो, उसको निखारो और वो डिलीवर करो, अपनी चीज़ डिलीवर करो आप। तो मुझे लगता है कि आप अपनी कोई चीज़ बना रहे हो ना अपनी कला से, तो आप असली कलाकार हो। आपने कुछ गाया, मैंने वो सुन के गा दिया, तो कॉपी हो गया ना, ये तो चोरी हो गई। ये तो कला इसमें कहाँ रह गई? मतलब क्रिएशन कहाँ है इसमें? सही बात है। क्रिएशन नहीं है तो कला, मतलब कैसे अपने आप को आप आर्टिस्ट या कलाकार कैसे, तो कैसे मैं आपको अपना सीनियर मान लूँ? आप भले 25 साल से गा रहे हो, लेकिन आपका अपना क्या है? और आपने किया क्या है समाज के लिए? या मैं आपसे क्या सीख रहा हूँ? मेरे को ना सुपरस्टार भले ना बनना हो, लेकिन मेरे को पॉर्न स्टार नहीं बनना। मैं पॉर्न स्टार नहीं बनना चाहता, मैं वो गा ही नहीं सकता। मैं रोमांटिक गा सकता हूँ, मेरे से आप कुछ भी गवा लो, रंगदारी गवा लो, मेरे से आप सामाजिक मुद्दे पे गवा लो, मेरे से आप, लेकिन मैं जहाँ लग गया ना कि ये अश्लीलता की तरफ एंटर कर रहा है, वहीं मैं रुक जाता हूँ। मेरे पास मेरे फ़ोन भरे होंगे, ऐसे हज़ारों लिरिक्स होंगे मेरे पास, और एक समय आ गया है कि लोग अब पता क्या कहते हैं, सौरभ लाल तो गाएगा ही नहीं। वो पता है राइटर्स को भेजूँगा, वो गाएगा ही नहीं। म्यूज़िक डायरेक्टर को पता है कि अगर ऊट-पटांग म्यूज़िक बनाऊँगा तो वो गाएगा ही नहीं। तो ये एक मेंटालिटी तो मैंने बना ही दी है मार्केट में कि मैं नहीं गाऊँगा। वायरल कंटेंट आता है ना, राइटर मुझे भेजते हैं, उनको पता है ये गाएगा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल। सुना ही नहीं है। मैंने ऐसा कुछ गाया ही नहीं है। आपने आज तक ऐसा कुछ नहीं गाया, और बहुत अच्छी बात ये है कि आपने मतलब एक सोच चेंज की है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपका उन तमाम ऑडियंस की तरफ से जो यूट्यूब यूबीटी को सब्सक्राइब करते हैं, प्लस उन ऑडियंस की तरफ से जो आपके बारे में बहुत बातें की हमने इससे पहले भी। तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया आपने। इस मैसेज को हम पूरी कोशिश करेंगे कि जनता तक जाए। अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप अपनी कला सामने लाओगे, बिल्कुल, वो अच्छी क्रिएशन बात है। ज़रूरी है। तो सर, जैसे कि आपने बताया, बहुत अच्छी चीज़ बताई कि एक आर्टिस्ट अपनी कला को सामने रखेगा, ट्रेंड को फॉलो नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम सेलेक्टिव लोगों के साथ ही काम करते हैं, बड़े स्टार्स खास करके, और हमें ये नहीं पता कि कौन सी आवाज़, जैसे सिंगिंग जो होती है इसका बहुत बड़ा पैमाना होता है, किस आवाज़ पे कौन सा गाना शूट करेगा। बिल्कुल। लेकिन सौरभ रॉयल जी इस चीज़ के धनी हैं। आई डो नॉट नो कि आप कितनी रिसर्च करते हैं। सारे गाने आपने शिल्पी राज जी से गवाए, लेकिन जैसे ही मम्मी के पसंद गवाने का आया तो आपने कहा कि नहीं, ये प्रियंका सिंह जी के पास चलते हैं। ऐसा भोजपुरी में नहीं ट्राई करते हैं, हमें सारे जोन के गाने एक ही सिंगर से गवा लेते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स। या विवाद चलता है कि नहीं, उसने उससे मेरा पहले था, अब नहीं है तो अब नहीं चलेगा। ऐसा इसके चक्कर में असली टैलेंट नहीं आता या सही चीज़ बाहर निकल के नहीं आती। इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप, या आप क्या आपको सोचते खाने हैं? पीने का शौक है? हाँ बिल्कुल। शौक है। हाँ। तो आपको अगर सपोज़ करो मैं आलू के साथ मटन मिला दूँ, या किसी भी ऐसी ऑड चीज़ के साथ एक ऑड चीज़ मिला के परोस दूँ, तो खाने का स्वाद आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं आता ना। या मैं सब्ज़ी बनाऊँ, उसमें चीनी डाल दूँ, मतलब सब सब्ज़ी अच्छी बनाई मैंने, उसमें चीनी डाल दूँ, या कोई भी चीज़, एक चीज़ गलत और पूरे खाने का स्वाद खराब। ऐसे ही गाना होता है, एक चीज़ गलत, पूरे गाने का स्वाद खराब। खाना और गाना दोनों स्वाद की चीज़ है। एक मुंह का स्वाद है खाना, हाँ हाँ। एक कान का स्वाद है गाना। अगर आपने एक गाना बनाया, उसके अंदर आपका एक विजन है, लिखते टाइम ही विजन हो जाता है कि इस गाने को ना कैसा बनाना है, वेस्टर्न बनाना है या थोड़ा सा फोक रखना है या कैसा फील देना है। हर सिंगर का अपना एक जॉनर है, अपनी एक स्ट्रेंथ है कि वो सिंगर इस जॉनर में अच्छा चलती हैं, वो सैड अच्छा गाती हैं, वो फोक अच्छा गाती हैं, वो रोमांटिक अच्छा गा देती हैं, वो भक्ति अच्छा गाती हैं। जॉनर ऐसे मेल सिंगर्स का भी होता है, सबका होता है। तो जब हम गाना बनाते हैं, क्राफ्टिंग करते हैं, जब हम किचन में खड़े होते हैं खाना बनाने के लिए, तो हमें पता होता है कि आज अगर मटर पनीर बनाना है तो मटर पनीर से ही मटर पनीर बनेगा, मटर गोभी से मटर पनीर नहीं बन सकता। सही बात है। तो गाना अगर मम्मी जी के पसंद बनाना है, वेस्टर्न कंटेंट बनाना है, तो मुझे लगता है कि मगर शिल्पी जी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी प्यारी बहन है, मैं पूछूं भी ना उनसे तो खुद भी बोल देंगे कि इसको प्रियंका से गवा लो। क्यों? क्योंकि वो भी बहुत पारखी हैं, वो भी परखती हैं कि ये गाना किसको गाना चाहिए। बहुत मैजिकल कलाकार है वो। सिमिलरली मैंने भी सीखा है
कि अगर गाने की बात चल रही है ना, तो इसमें कौन सा स्वाद देना है और वो स्वाद कहाँ से निकलेगी, वहीं से। तो क्राफ्टिंग पे फोकस होता है, ना कास्टिज्म पे, ना नेटवर्किंग पे, कुछ उस समय दिमाग में नहीं होता, सिर्फ प्रोडक्ट होता है कि मेरा गाना बेहतर कैसे, मेरा खाना ये पब्लिक तक जाएगा तो उसकी तारीफ कैसे होगी, उस हर दिशा में काम करते हैं। किसको फीचर कराना है, किससे म्यूज़िक बनाना है, एक एक चीज़ को कहाँ शूट होगा, कौन से कपड़े होंगे, कौन मेकअप आर्टिस्ट होगा, दिन होगी कि इतना रात को शूट सोचते हैं करेंगे, आप। सब कुछ लिखा जाता है। 48-72 घंटे बैठ के डायरी के पन्ने भरे जाते हैं। यूबीटी इसीलिए जानी जाती है। और आप पहले लोग ना, क्योंकि देखिए गाने गाने वाले हज़ारों लोग हैं, बिल्कुल अच्छी वीडियोस नहीं आती थी। 2019 से 18 से पहले आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, आपको अच्छी वीडियोस नहीं दिखेंगे, मैं ये बात कहता हूँ। लोग मानते भी हैं कि 2018-19 के बाद अच्छी वीडियोस, मेरी पहली वीडियो भी बहुत अच्छी होगी, आज भी लोग ऐसी वीडियो नहीं बना पाते हैं। क्वालिटी की तो बात ही मतलब छोड़ दो आप, क्वालिटी का तो पूरा फोकस रहा, भले कम बजट थे शुरुआत में, नहीं क्वालिटी की बात अगर मैं करूं, मतलब मैं आपका फ़ैन क्यों हूं, इसकी मैं बताता हूं आपको। जितने तमाम लोग ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, पहले तो वो जाकर यूबीटी अगर देखेंगे तो बड़ी अच्छी चीज़ आप नोटिस करेंगे, एक भी सॉन्ग आपका आज तक हमने विदाउट कोरस, विदाउट बैकग्राउंड डांसर नहीं देखा। अगर वो विदाउट बैकग्राउंड डांसर्स हैं तो वो बेडरूम वाला सेट नहीं है, वो प्रॉपर Concept. लोकेशंस है। कुछ जो कॉन्सेप्ट लोकेशंस स्टोरी है। आपको उस राइमिंग के साथ मैच करेगा जो गाना बज रहा है। जैसे हमारा मम्मी जी के नहीं खा तू पसंद, तो गाड़ी पे प्रॉपर हाई हाई कॉस्ट गाड़ी रेंटेड करते हैं आप, तो ये जो सोच उस आती गाने है। में तो यॉट है, हाँ। हमने पूरा सी पार्किंग खाली कराया था, उसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। तो पार्किंग मतलब सी में भी तो यॉट घूमते हैं ना बहुत सारे, हाँ। तो बहुत सारे यॉट थे। तो हमें जब हम ड्रोन शॉट ले रहे थे तो बहुत सारे यॉट आ जा रहे थे। अब चूंकि ड्रोन शॉट है तो बहुत सारे यॉट देखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना कौन सी हमारी है। हाँ, हाँ, तो हमने उस टाइम पे फिर स्पेशल रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा पेमेंट के साथ हमने पूरा जो बे था सी का उसको खाली कराया और हमने 16 यॉट घुमाई एंड तब ड्रोन शॉट टॉप से लिया, तब जाके वो प्रॉपर वो आप देखेंगे तो वो व्यूज़, नो डाउट उस गाने की तारीफ तो मुझे लगता है भोजपुरी मतलब इंडस्ट्री के सबने हर की। कलाकार ने किया। और जो लोग अब जाके देखेंगे वो मतलब पहचान नहीं पाएंगे कि वो भोजपुरी का गाना है। सबसे अच्छी बात यही थी अच्छा, कि एक जब और वो गाना कमाल की बात प्रेजेंट बताऊँ इस हुआ। गाने की हिस्ट्री। हाँ, आप अपना स्पॉटिफाई खोलना, सौरभ रॉयल सर्च करना, पहला सॉन्ग वही आता है। सॉन्ग वो आता है और उस गाने को सुनते भी हैं लोग। बिल्कुल। हम मैं तो भी सिर्फ उस सुनता हूँ। गाने के देखने में रह गए, आप उस गाने को देखिए, स्पॉटिफाई पे सबसे ज़्यादा इस महीने की स्ट्रीमिंग है उस गाने पे। लोग सुन रहे हैं भोजपुरी में उस गाने को, मेरे मंथली लिसनर्स इतने तेज़ी से बढ़े हैं उस गाने की वजह से। तो उस गाने के वीडियो के साथ साथ उसके ऑडियो में भी बहुत काम हुआ। 19-20 घंटों का टोटल वर्क स्टेशन टाइम है हमारा, जो कि कई बार टुकड़ों में बैठे होंगे हम लोग। उतने घंटे में भोजपुरी में 190 गाने बन जाते हैं। बिल्कुल। और मतलब आपने जो बताया अभी, पारखी होना बहुत जरूरी है। अगर शिल्पी जी को भी आप कहते तो वो भी कहती कि ये प्रियंका सिंह जी से बिल्कुल गवाओ। कह देती हो। तो ये पारखीनेस गायब हो गई है बड़े लोगों में। सेलेक्टिव मॉडल्स हैं, अभी हम मॉडल्स की बात भी करेंगे। सेलेक्टिव आर्टिस्ट हैं, सेलेक्टिव राइटर, सेलेक्टिव म्यूजिक डायरेक्टर और सेलेक्टिव सेट। तो ऐसा जो ये ऑडियंस को टारगेट कर दिया गया कि नहीं तुम मेरी ऑडियंस हो तो मेरे ही सुनो। जैसे हमारे पास सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि अगर आप मेरी कोई रील लगा रहे हो, अगर मैं किसी के बारे में अच्छा बोल रहा हूँ तो आप मेरा सॉन्ग लगाओ ना, किसी और का सॉन्ग क्यों लगाते हो। ये चीज़ पैर खींचते हैं लोग। ऐसा होता है भोजपुरी में आपके हिसाब से? बिल्कुल होता है, बहुत बड़े ज़्यादा लोग होता प्रमोट। है। वो कहते हैं ना कि आप चाटुकारिता, हाँ, अगर आप किसी को चाट रहे हैं तो वो आपको काम दे रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। कलाकारी की दुनिया है, यहाँ पे मुझे लगता है कला की कद्र होनी चाहिए और बिल्कुल परखना चाहिए, मौका देना चाहिए। कास्टिज्म से ऊपर क्राफ्टिज्म पे बिलीव करना चाहिए, क्राफ्ट किसका अच्छा है। मुझे लगता है कि कॉन्टैक्ट से ऊपर कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों पे जब तक सूझबूझ के साथ काम नहीं करेंगे ना, कुछ बदलाव नहीं आएगा। आप भी रोते रहोगे, मैं भी रोता रहूँगा, इस इंडस्ट्री में कुछ भी नहीं बदलने वाला जब तक कि सोच नहीं बदलेगी। और सोच किसकी? जो लीडर्स अपने आप को मानते हैं बिल्कुल कि हम लीडर हैं, हम 20 लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं, तो 20 लोग इंडस्ट्री चला रहे हो तो इंडस्ट्री को सुधार भी दो। सही बात है ना, चला रहे हो तो सुधार भी दो। क्यों थू हो रही है पूरी दुनिया में? क्यों जब भोजपुरी की बात आती है तो मजाक किया नहीं जाता, मजाक उड़ाया जाता है। सही जब बात है। भोजपुरी की बात आती है क्यों नहीं हमारे सीरियस, हमारे रोमांटिक नंबर्स को बजाया जाता है? क्यों सिर्फ फनी मजाक बनाने वाले गंदे शब्द वाले गानों को ही सरकाइज्म का एक बजाया जाता टॉपिक है? बन के रह गई है। जिस भी यूट्यूबर्स के सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हों या फिर जिस भी यूट्यूबर्स के कंटेंट पे व्यू नहीं आ रहा हो, वो भोजपुरी का नेगेटिव पॉइंट अगर हाईलाइट कर दे। बिल्कुल। कोई भोजपुरी का पॉजिटिव साइड नहीं दिखाता है कि भोजपुरी के पास आप जैसे कलाकार हैं, या कोई भोजपुरी का ये पॉइंट नहीं दिखाता है इवन आपके वीडियो में कितना पैसा खर्च हुआ है कि भोजपुरी के पास अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे लिरिक्स आ रहे हैं। राइट।
तो ये चीज़ें आप दिखा सकते हैं इंसिस्ट ऑफ किसी एक इंडिविजुअल के फेक पीआर बन के। फेक पीआर हो गए हैं आजकल भोजपुरी में। आप ऐसा नहीं करते, आपने भी एक दो सॉन्ग लॉन्च पार्टियां की लेकिन अब नहीं करते हैं। लॉन्च पार्टी तो देखिए बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने एक दुकान खोली, हाँ हाँ। अंदर बहुत अच्छे से माल भर दिए हम्म, और बाहर से शटर गिरा दिया आपने, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि अंदर क्या बिक रहा है? बाहर एक बोर्ड लगाना ज़रूरी है, मार्केट में 2-4 फ्लेक्स लगाने ज़रूरी होते हैं, अवेयरनेस तो ज़रूरी है ना कि आप कुछ बना रहे हैं, पता कैसे चलेगा लोगों को? तो इसलिए एक एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एडवर्टीजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, खास करके इस भीड़ में जहाँ पे कि लाखों कलाकार हैं, कोई आपको जानता ही नहीं तो आपको सर्च कैसे करेगा? सही बात है। आपको जान ही नहीं रहा है तो यूट्यूब पे कैसे लिखेगा कि सौरभ रॉयल सॉन्ग्स? जब मेरा पहला गाना तो बताना पड़ेगा ना, मैंने गाना शुरू कर दिया है, मेरा गाना आ गया है, तो यू नीड टू एडवर्टाइज इसलिए आपने योरसेल्फ। किया था। नहीं लेकिन अब नहीं करते हैं। और बड़ी अच्छी बात, आपने बड़ी अच्छी बात कही। इससे मुझे एक सवाल आया, मेरा पर्सनल सवाल है, आप बताइएगा। सौरभ रॉयल जी, चाहे अंकुश राजा जी हो गए, और भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ये हमें किसी भी रील में किसी भी अनएजुकेटेड आदमी के साथ या किसी भी क्रिएटर के साथ डांस करते हुए नहीं दिखते कभी अपने सॉन्ग लॉन्च में। आपके सॉन्ग लॉन्च में भी अच्छे अच्छे लोग होते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो हमारे लीडर्स हैं, जो अभी बात की, ये लोग एजुकेशन की बड़ी कमी है। वो किसी ने कहा था, वो लोग किसी को भी स्टेज पे चढ़ा देते हैं। आपके हिसाब से क्या ये चीज़ें सही होती हैं जो ये सॉन्ग लॉन्च में आजकल चल रहा है कि व्यूज़ के लिए किसी को भी चढ़ाओ, किसी को भी बुलाओ और रीले बंटवाओ? यार बड़ा ना ये बैकलैश वाला सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ कमेंट करूंगा तो बैकलैश बहुत आएंगे मेरे बिल्कुल ऊपर, नहीं लेकिन होगा, आप मुझे लगता बताइए। है कि अगर इसका एक एक फेयर आंसर दूं मैं, तो आर्टिस्ट जैसे हम बचपन में थे, हमारे लिए ना सपना होता था कि काश हम गोविंदा जी को देख लेते ना एक बार, बिल्कुल काश जॉन अब्राहम दिख जाते, काश अमिताभ बच्चन जी दिख जाते, काश काश हो जाते थे बिल्कुल लोग। बिल्कुल। और आज तक उसमें से ज़्यादातर लोगों को हम लोग नहीं देख पाए होंगे, सही क्योंकि मैं कलाकार हूँ, मैं शोज़ करता हूँ, मैं बहुत सारे, मैं दिल्ली मुंबई ट्रैवल करता हूँ। सक्षम है वहां जाने के, लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी नहीं, क्यों? क्योंकि वो ही लोग नहीं अवेलेबल हैं। हम्म तो आप अपने क्राफ्ट को, अपने काम को मीडिया के ज़रिए, आप चाहे मोबाइल पे दिख रहे हो, चाहे टीवी पे दिख रहे हो, तो आप प्राइसी हैं। अब आप मुझसे अगला सवाल पूछेंगे कि भोजपुरी में पेड शोज़ क्यों नहीं होते, लोग पैसा दे के शोज़ क्यों नहीं देखने जाते हैं, जबकि दिलजीत दोसांझ बिल्कुल को लोग अगला पैसा सवाल। दे के खरीदते हैं, है ना? तो अगेन इसी सवाल से जुड़ा हुआ सवाल है, जब आप मुफ्त में दिख जा रहे हो, हर जगह दिख जा रहे हो, किसी के साथ भी दिख जा रहे हो, कहीं भी दिख जा रहे हो, तो पैसे दे के कौन देखेगा आपको? आप प्राइसी हो ही नहीं आपने। और ऑफ कोर्स अगर आप तैयारियां कर रहे हो, आप गाने लिखने में समय दे रहे हो, अपने शूट की तैयारी, आपका समय ही नहीं होगा ये सब करने के लिए, आप उसमें इतने बिजी रहोगे। लेकिन यहाँ तो ये ना, किसी के साथ भी नाच लेना है, किसी के साथ भी गा देना है, किसी के साथ भी कहीं पे भी नाच देना है, कुछ भी पहन लेना है, कुछ भी कर देना है, कुछ भी वायरल आ रहा उठा लेना है, क्विक, तुरंत कुकिंग, इंस्टेंट कुकिंग चाहिए, मैगी चाहिए इन लोगों को, इनको मैगी ही चाहिए 2 आपने मिनट के कहा अंदर। ये सवाल स्टार्टिंग में कि बैकक्लैश होगा, लेकिन आपके इस आंसर से अगर कोई भी साक्षर आदमी आघात हो जाए, मुझे नहीं लगता। बहुत ही बेहतरीन आंसर। और ये जो आपने बताया, काश हम जॉन इब्राहिम को देख लेते, सच में सपना है और बिल्कुल है। जिंदगी भर रहेगा, रहेगा। हम नहीं मिल पाएंगे उनसे। तो बड़ा अच्छा बताया आपने इस हमारे बात के लिए। सुपरस्टार्स ही बॉलीवुड के सुपरस्टार्स को नहीं मिल पाते होंगे, पंजाब के सुपरस्टार्स को जल्दी नहीं मिल पाते होंगे, हाँ तो कोलैबोरेशन हो जाए, कहीं मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है उन लोगों ने। इसमें कोई बुराई नहीं है, ना ही कोई जनता बुरा मानेगी, जनता तो देखना चाहती है आप दिखते कैसे हो उसको। एक देखिए, इंडस्ट्री का भी एक प्रोटोकॉल है, अगर आप लोग ऐसे ही चलोगे तो जो आपके साथ 100 लोगों की टीम चलती है, जो स्टेज बनाती है, जो स्टेज शोज कराते हैं, जो साउंड वाले हैं, जो लाइट वाले हैं, आप ऐसे ही दिख जा रहे हो तो उनको तो काम ही नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आप स्टेज पे जा ही नहीं रहे हो, आप स्टेज शोज कर ही नहीं रहे हो, आपका पेड शोज हो ही नहीं रहे हैं। तो उतने लोग जो आपकी वजह से चलते हैं, एक आर्टिस्ट ना अकेला नहीं होता, अपने पीछे पूरी बैकएंड की इतनी बड़ी टीम होती है जिनका घर चल रहा होता है। एक एक आर्टिस्ट के पीछे सिर्फ मैनेजर ही नहीं होते ना, दुनिया भर की टीम होती है बैकएंड पे उनके, तो वो टीम का कोई काम ही नहीं है। कितने काम कम हो जाते हैं हमारी इंडस्ट्री में जब इतना वीक डायरेक्शन होता है, इतना वीक कंसेप्ट लेके आते हैं, तो काम तो वैसे ही कम होगा ना, इन्वॉल्वमेंट ही कम होगी, लोगों की ज़रूरत ही नहीं है। सही बात है। इस चीज़ को मैं बड़ा बड़ा सरल भाषा में, बस 1 मिनट लूंगा आपका। इस चीज़ को ऐसा समझा जा सकता है, जो लोग समझना चाहें, कि अगर कोई आपके घर में 3 लाख या 2 लाख रुपए दे के आपके यहाँ शादी में ही आके नाच दे रहा है या गाने गा दे रहा है, तो आप उसकी फिल्म 300 रुपए लगा के सिनेमा हॉल में कभी देखने नहीं जाओगे।
यही बात है कि अगर आप सॉन्ग लॉन्च में ही सबके साथ डांस कर लोगे, अगर आप सॉन्ग लॉन्च में ही सबके साथ गा लोगे और वो आपकी रील में होंगे या उनने आपको टैग कर रखा है, तो वो आपकी फिल्में देखने कभी सिनेमा हॉल में नहीं जाएंगे। इंसिस्ट हम खरीद के जाएंगे, आप लॉन्च करिए अपनी मूवी। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने, मुझे वाकई मज़ा आ रहा है पॉडकास्ट करने में। तो मैंने जैसे बताया पारखी हैं आप, तो अब मैं आपको एक छोटा सा क्विज़ है, मैं चारों सिंगर के नाम बताऊंगा जिनको आपने मौका दिया। पहले तो धन्यवाद, शिवानी सिंह जैसे सिंगर को आपने खड़ा किया। पता नहीं वो ये मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैंने आपका यूबीटी देखा, जीरो से सब कुछ आपके थ्रू ही था। हम शुरुआती दिनों से जुड़े हुए थे शिवानी जी से। जी, तो मैं आपको दूंगा, आपको बताना है कि किस जोन पे उनकी वॉइस सूट करती है। अगर मैं आपसे पूछूं शिल्पी राज जी का बेस्ट जोन क्या है सिंगिंग में? शिल्पी तो देखिए वैसे ऑलराउंडर है ईमानदारी बिल्कुल। से, और लेकिन फोक में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। फोक में, फोक है, ठीक है, फोक की बहुत अच्छी पकड़ है। लेकिन वेस्टर्न भी अच्छा गाती है। फैशन सॉन्ग आपके साथ मैंने है? कहा तो कि ऑलराउंडर, पहला आंसर ही वही दिया मैंने। लेकिन अब होता है ना किसी किसी की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ क्या है, फोक। तो वो फोक में तो बहुत मिट्टी वाली एकदम रियल आवाज़ है, रॉ है। प्रियंका सिंह जी के लिए प्रियंका जी मेलोडियस गानों में, मुझे सैड सॉन्ग्स में बहुत पसंद है, और मैंने उनको सुना भी, उसी उनके वही गाने सुने भी हैं मैंने ज़्यादातर। खुशबू तिवारी केटी। केटी जी अर्बन स्टाइल बहुत अच्छा गाती हैं, थोड़ा शहरी और अलग। रैप उनके बहुत पसंद है मुझे। रैप सेक्शन में भोजपुरी में अगर रैप लेके आने वाली हैं फीमेल आर्टिस्ट वही हैं। उनके रैप बहुत चलते हैं, मुझे भी बहुत पसंद आते हैं, अच्छी कलाकार है। लास्ट शिवानी सिंह। शिवानी सिंह को मैंने इनिशियली सुना तो मुझे लगा कि मैं शिल्पी को ही सुन रहा हूँ। तो बहुत मिलती जुलती आवाज़ थी, स्टाइल भी मिलती जुलती थी, तो मुझे लगता है कि जॉनर तो सेम ही है दोनों का ऑलमोस्ट, और थोड़ा सा वोकल टेक्सचर डिफरेंट है, बाकी ठीक है, ऑलमोस्ट सेम सेम टेस्ट है दोनों का। ठीक है। अब जो लोग पॉडकास्ट देखेंगे वो जरूर सवाल करेंगे कि दो लोगों का नाम नहीं लिया मैंने, उनके साथ एक एक सॉन्ग ही किया है। तो आप मौका तो सबको देते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि सृष्टि भारती और खुशी कक्कड़ के साथ सिर्फ एक एक सॉन्ग है? इसका रीज़न बताइए आप पब्लिक को। मुझे लगता है कि सृष्टि भारती से तो कांटेक्ट मेरा हो नहीं पाया था। अच्छा। खुशी जी को हमने कई बार कांटेक्ट किया, खुशी कक्कड़ उनको तो हमने मैसेज भी किए थे, गाने भेजे भी थोड़ी थे। प्रॉब्लमेटिक है, मैंने और भी पॉडकास्ट लिए, मुझे पता लगा थोड़ा। बाकियों का तो पता नहीं, मुझे मेरा गाना टाइम पे नहीं मिला था। अच्छा। रिस्पॉन्सिव नहीं थी, मैसेजेस बहुत सारे किए, रिप्लाईज नहीं आते हैं, और जब कोई आप लोगों को रिप्लाई ना करे मैसेज करने, तो आप भी समझ पाते होंगे कि उसके बाद क्या करना चाहिए। तो आप काम करना ही बंद कर देते हो ना फिर उस इंसान के साथ, क्योंकि काम हो ही नहीं रहा है ना। आप भेज रहे हो, गा के वापस चीज़ मिलेगी नहीं आपको, तो वेट थोड़ी करते रहोगे। इसीलिए एक एक सॉन्ग है। तो ये इससे पहले भी मुझे जवाब मिला है कहीं से। आई बिलीव कि ये पॉडकास्ट के माध्यम से ही आपके पास सुधरना चाहिए। अभी देखिए कोई भगवान नहीं बन जाता ना, हम लोग बात है। कलाकार हैं, और मुझे लगता है कि ईगो, एटीट्यूड, सक्सेस, ये सब ना आते भी वक्त नहीं लगता और जाते भी वक्त नहीं लगता। सही बात है। तो मैंने कहीं अभी रिसेंटली सुना था कि किसी को कुछ नहीं आता है, सबका वक्त आता है, और जब वक्त आता है ना तो फिर उसको सब आता है। तो वक्त की कदर कीजिए, अगर आपको ईश्वर ने मौका दिया है इस मकाम पे, तो जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना लंबा चलेंगे। बिल्कुल। और इस मामले में शिल्पी राज जी से सबको सीखना चाहिए। वर्ल्ड में टॉप रेटिंग चार्ट में जो इंसान चल रहा हो, उसके बाद भी वो इंसान हर किसी के लिए अवेलेबल है, और अपनी मर्यादा को भी साथ लेके चलती हैं, व्यवहार को भी लेके साथ चलती हैं। सीखने वाली बात है, मैं खुद शिल्पी राज जी से सीखता हूँ, सिर्फ गायकी नहीं, व्यवहार कैसे किया जाता है, इंडस्ट्री में बर्ताव कैसे किया जाता है, वो भी सीखने की चीज़ होती है। और बहुत छोटी सी उम्र से वो भी सीख कर रही हैं, और आज जिस पैमाने पे हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। प्लस उनका हम्बल नेचर जो है, आपने बताया सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा हर किसी के लिए अवेलेबल है वो, हर छोटे से लेकर बड़े सिंगर तक। लोग कहते हैं कि क्यों गाते हो, बट अगर वो नहीं गाती तो वो कभी मेरे साथ भी नहीं गाती। सही बात है ना। हाँ। अगर बात बड़े छोटे की होती तो किसी वक्त मैं भी तो छोटा था, या फिर कोई मेरे लिए भी आज एक नया कलाकार है। मैंने कहा ना, मैं तो मौका ही उन्हीं को देता हूँ जिनके पास कॉन्टैक्ट कम है, कंटेंट ज़्यादा है, तो मेरे लिए वही खास है। बिल्कुल। तो जब ये गाना आया मम्मी के पसंद, तो इसके बाद लड़ाई नहीं हुई? क्योंकि आपने हर गाने में मेहर बना रखा है एलिशा बॉस को। मैंने अभी जैसे बताया पारखी हैं आप सिंगर के मामले में, आप पारखी एक्ट्रेस के मामले में भी है। हर गाने में मेहर को मिर्चाई आपने लगाया एलिशा बॉस को, लेकिन जब मम्मी की पसंद बाहर घूमने की आई तो सपना चौहान जी। कैसी मित्र हैं दोनों आपकी? बहुत अच्छे हैं, इंडस्ट्री में बहुत प्रोफेशनल हैं, ये दोनों बहुत प्रोफेशनल हैं। एंड आजकल तो मैंने देखा है कि लोग आप गाने में शूट के लिए बुलाओगे
आते हैं, सोचते हैं मेकअप हो रहा है, कॉस्ट्यूम पहन ही लिया है, तो अच्छी लोकेशन बुक है ही है, तो पहले अपने 5 रील बना दो, हाँ हाँ है बिल्कुल। ना? जो पेड रील पे जिनके पैसे मिलते हैं। तो ये प्रोफेशनलिज़्म मुझे नहीं लगता है। वो लोग आते हैं, दे सिट विद अस, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, स्क्रिप्ट देखेंगे, रिहर्सल करते हैं, फिर मेकअप करवाते हैं। मतलब अगर ज़्यादा टाइम नहीं मिला, दोपहर में शूट है, सुबह ही फ्लाइट से आए हैं, तो सुबह के 2 घंटे प्रैक्टिस भी हो जाती है, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, और सेट पे रील नहीं बनाते, ऐसी चीज़। वो अपना स्टारडम कहता है ना, स्टार इनोवेशन, क्रिएशन, कंसिस्टेंसी, एफर्ट्स, सब उससे मिला आप के बनता उससे है। बनते हो आप कलाकार। तो गलती आपका से कलाकार बनने वाले लोगों को कलाकार नहीं मानता मैं। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत अच्छे अच्छे स्टेटमेंट आज आपके निकल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि आप कैसे सेलेक्ट करते हैं अपने मॉडल्स? मतलब मुझे गाने का सिलेक्शन कहीं मेहर बनानी है तो अलीशा बॉस, लेकिन कहीं अगर वेस्टर्न चाहिए तो सपना चौहान। देखिए, मेहर वाले बहुत सारे गाने हैं, लेकिन उसमें जैसे किसी में जैसे कि आप मेरा गाना देखेंगे गंवार राही, उसमें फीचरिंग करी है, यूबीटी का ही गाना है। उसमें उस टाइम पे 2-3 साल पुराना गाना होगा वो शायद, वो भी 11-12 मिलियन है। बड़ा गाना है, आप सुनेंगे तो मज़ा आ जाएगा आपको। गंवार माही की 2 फीचरिंग है, एक में आप हैं और एक्ट्रेस हैं, और एक में शायद शुभम जयकर और खुशबू गाजीपुरी बिल्कुल, है। बिल्कुल, उसके 2 वर्ज़न बने थे। हुँ, तो वो गाना बहुत पसंद आया खुशबू को, तो उन्होंने कहा कि भैया मैं इसको, हम लोग इसको दोबारा से करना चाहते हैं, तो हमने उसको दोबारा रीशूट कराया था, और वो भी बहुत चला, वो भी बहुत चला। मिलियंस में अच्छा पसंद, दोनों चले। दोनों को भी जोड़ी पसंद भी करते हैं लोग, बोथ आर वेरी गुड आर्टिस्ट। एंड तो उस गाने में भी हमने उस टाइम पे शिल्पी राघवानी जी को लिया था, बिल्कुल। और उनसे वही कराया जो हम कराना चाहते थे। प्रैक्टिस उसमें भी हुई थी, टाइम लगा था, लेकिन वो भी गाना बहुत निकल के आया। वो गाना देखिएगा, बहुत तो सिंपल है। वही मेरा था कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है सेलेक्ट करने से पहले? काजल त्रिपाठी जी का भी सेलेक्ट कर लेते हैं, हम कभी उन शिल्पी जैसे देखते हैं, राघवानी जी। उन आर्टिस्ट जिनको हम नहीं जानते, नए हैं हमारे लिए, तो उनके हम पुराने गाने देखते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड्स, इन्होंने कैसे कैसे कंटेंट बनाए हैं, या उनके रील्स में या उनकी जगहों पे जाके देखते हैं कि क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं ये लोग, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं इनके साथ। तो उस पॉसिबिलिटीज़ के हिसाब से ही उनको उसमें फिट बिठाया मतलब जाता है। ये जो आपने बताया हम उनके पुराने गाने देखते हैं, इस चीज़ को आप एलोबरेट करिए कि क्यों ज़रूरी है उनके पुराने गाने देखने? क्योंकि लोग नहीं देखते हैं कि मेरा पेयर किसके साथ जचेगा। आज के टाइम में तो खास करके। अच्छा, ये मॉडल है? नहीं। देखिए, ये भी तो एक काम ही है ना। रिसर्च नहीं करते हैं लोग। नहीं, काम है। जब आप किसी नौकरी के लिए जाते हो, तो आप अपनी सीवी लेके जाते हो, रिज्यूम लेके। सही बात। तो उस रिज्यूम में पास्ट एक्सपीरियंस लिखा होता है, जिसके बेसिस पे ये पता चलता है कि जो प्रेजेंट मेरा वाला काम है, ये आप कर पाओगे, आपने किया है। अगर आपने वो सेम काम नहीं किया है, तो जो किया है उसमें कितने परफेक्शन रहे हो आप, क्या स्कोरिंग रही, कितने साल टिको आप उस कंपनी में, कितनी लॉयल्टी रही आपकी वहाँ पे, क्या पैकेज था वहाँ पे आपका, ठीक है। फिर हम नौकरी, जैसे आप इंटरव्यू देके जाते हो, फ़ोन करके एक क्रॉस चेक भी होता है पिछली कंपनी में कि इनका बिल्कुल। ट्रैक रिकॉर्ड कैसा था, बैकग्राउंड स्क्रीनिंग होती है, तब जाके वो नौकरी मिलती है। काम जब तपस्या से मिलता है ना, तब उस काम की कद्र होती है। अगर आपको शक्ल देख के, कॉन्टैक्ट देख के या अदर बेनिफिट देख के काम मिल जाएगा ना, शॉर्टकट, तो सस्ती लोकप्रियता सस्ती ही रहती है। सस्ती होती है, शॉर्टकट्स बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं अपनाने चाहिए। ये काम बहुत, कहते हैं ना, कला पूजा की तरह होती है। तो अगर प्रोसेस नहीं है, फिल्टर नहीं है, सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है, तो स्टैंडर्ड तो आने से कोई मतलब ही नहीं। स्टैंडर्ड, आप प्रोसेस से ही नहीं गए हो, तो गलत बंदा गलत पोजीशन पे फिट हो जाएगा, और वो फिर गलत प्रोडक्ट ही बनेगा। और गलत प्रोडक्ट ऐसे बनेगा कि वो सॉन्ग जो हैं, जो आपने बताया कि जब आप सही पेयर सेलेक्ट करोगे तो वो एक आर्ट बन के आएगी और लंबे टाइम तक चलेगी। 200 मिलियन के बाद भी लोग कंटिन्यू देखना पसंद करेंगे, रिपीटेड देखना पसंद करेंगे। जैसे आपका सॉन्ग है मम्मी की पसंद, कितनी बार देख लो, चाहे मेहर तबाह करे कितनी बार देख लो, चाहे अच्छा, काजल त्रिपाठी जी के साथ पेयर देखो, तो एक फ्रेश पेयर दिखता है कि अरे यार अलग पेयर है, मिर्चाई अलग पेयर है। लेकिन लोग रिपीटेटिव कंटेंट बनाएंगे, मोटी वाइफ चाहिए तो भी वही वाइफ चाहिए, पतली चाहिए तो भी वही चाहिए। बिल्कुल। तो ये चीज़ आपको सिखानी चाहिए। आई बिलीव आप क्लासेस गाना गाएंगे, कमरिया भैया चाक कर ले लेंगे पतली लड़की, तो मतलब यू हैव टू बी इन योर वर्ड्स। एटलीस्ट गंदा भी गा रहे हो तो कुछ वैसा सा लेके आओ कि जस्टिफाई हो, यार आपने क्या गाया है, क्या बनाया है। तो आपको ये क्लास देनी चाहिए पूरे इंडस्ट्री को कि हम कैसे। मैं बहुत महंगा पढ़ूंगा इसको, मैं गानों में बहुत महंगा पढ़ता हूँ, सिखाने पे आ गया तो मैं ज़्यादा महंगा पढ़ूंगा। इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। तो अब जो भोजपुरी का एक ट्रेंड बना पड़ा है, आप थोड़ा इस पे हाईलाइट प्रकाश डालिएगा। आपने ऐसा कभी नहीं किया, आपने किसी भी नए फेस को कभी भी नहीं दिखाया। काजल त्रिपाठी जी आपके साथ फीचरिंग होती हैं, शिल्पी राघवानी जी, आस्था सिंह जी आपके साथ फीचर होती है, तमाम एक्ट्रेस, क्वीन सालनी जी, ये सब फिल्में कर चुकी हैं, कट्टू आपके साथ फीचरिंग होती है। ऑन द अदर हैंड हमारे कुछ बड़े बड़े स्टार्स हैं, वो कुछ भी करवाने के लिए किसी भी मॉडल को उठा के, किसी भी क्रिएटर को उठा के, सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे कि तुम्हारे फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, मेरे गाने को रीच मिल जाएगी,
और तब भी रीच नहीं मिलती है, तब भी वो गाना दोबारा कोई सुनना नहीं चाहता। एक बार तो सुन लिया, चलो इस फलाना का गाना है, जातिवाद के चक्कर में दोबारा नहीं सुनते। तो थोड़ा बताइए ये चीज़ इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है, क्या ये चीज़ सही है या भोजपुरी के लिए घातक चीज़ है ये? देखिए, मैंने अभी कहा ना, सिलेक्शन का एक पैरामीटर होना बहुत ज़रूरी ने है। बताया बिल्कुल। गाड़ी चलाने के लिए भी लाइसेंस एक टेस्ट के बाद ही बनता है, हम्म, और अगर बिना टेस्ट के किसी को 500 रुपये दे के लाइसेंस बना दिया तो वो ड्राइवर क्या करता है, फिर एक्सीडेंट करता फिरता है। सही बात है। उसको पता ही नहीं होता, उसको रूल ही नहीं पता है कि मैं अगर 3 बारी, आप दुबई चले जाओ, 3 बार एक्सीडेंट कर दो, 3 बार गलती कर दो, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। तो एक डर, एक फियर होना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं गलत करूँगा तो मैं इस काम से निकाल दिया जाऊँगा, पहला। दूसरा, कि ये काम मुझे तभी मिलेगा जब मैं इस काम के काबिल हूँगा। एफर्ट करेगा, सीखेगा, जोर लगाएगा, बेस्ट करने की कोशिश करेगा। पहले ऑडिशंस होते थे ना, मुंबई में जाते थे, 500 लोग गए हैं, एक बंदा सेलेक्ट हो रहा है। हमारे भोजपुरी में कुछ है ही नहीं, ऐसा बड़ा दुख होता है इस चीज़ का मुझे। किसी को भी, कोई भी, एक लड़की के फॉलोअर हो सकते हैं, वो वॉक करके जा रही है, उसने बैक करके स्माइल दे दिया, हो सकता है उसके 5 मिलियन भी हो सकते हैं फॉलोअर हो, लेकिन क्या उस गाने के अंदर में वो जो डांस चाहिए आपको, वो जो एक्टिंग, वो जो एक्सप्रेशन चाहिए, वो दे पाएगी? उस कैसे श्योर हो सकता है? ठीक है, नए टैलेंट को मौका बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन उस नए टैलेंट को मौका देने के पहले भी वो स्क्रीनिंग ज़रूरी है। मैंने कहा ना कि रिज्यूम भले फ्रेशर का क्यों ना हो, लेकिन उसके पास विज़न है, उसने पढ़ाई कैसी करी है, उसकी पढ़ाई में स्कोरिंग कैसे रहे हो, क्या वो लेबोरियस है, क्या उसने अपने पढ़ाई को भी समय दिया है, क्या वो कंसिस्टेंट रहा है। क्यों देखा जाता है कि आपने अगर 10वीं पास करी है 2012 में, तो ग्रेजुएशन 2017 में कैसे हुआ? सही बात है। ये 5 साल कैसे लग गए आपको? सवाल आ जाता है हाँ, कि 5 साल कैसे लगे आपको ग्रेजुएशन करने में? तो 2 साल जी मैं ड्रॉप हुआ था। वहीं पे जो रिक्रूटर होता है ना, उसका मोटिवेशन डाउन हो जाता है। वो तुरंत जज कर लेता है कि यार इसने पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया, काम को भी नहीं राइट। लिया। हाँ, हो सकता है उसके अंदर कोई और टैलेंट हो। ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि पढ़ाई में आप अच्छे नहीं हो सकता है उसको पेंटिंग आती हो, उसको। तो ये भी एक मसला है, जो जिसको सबसे ज़्यादा बेस्ट आता है ना, वही करना चाहिए उसको। हर काम हर किसी को शोभा नहीं देता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत ही पेचीदा आंसर था और इतने बेहतरीन तरीके से दिया, किसी का नाम नहीं लिया मुझे लगा। वरना मैं आप लोगों को बता दूं कि ये किसी के लिए कटाक्ष नहीं था, किसी के लिए बुराई नहीं थी, हम किसी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं। हमारा मैसेज किसी को ऑब्जेक्टिफाई करने का नहीं है। लेकिन जो तमाम लड़कियां रील बना रही हैं और नेक्स्ट टू डे वो एक बड़े सिंगर के साथ गाने में दिख रही हैं, इससे अगली लड़कियां गलत मैसेज जा रहा है। पता क्या होता है, जब इतनी शॉर्टकट से सक्सेस मिल जाती है ना, कहते हैं ना कि सडन वेल्थ, किसी को अचानक से पैसा मिल जाता है ना, उस पैसे की कदर नहीं करता। और जो मेहनत से कमाता है ना, वो एक एक रुपया खर्च करते हुए सोचता है। हमारे परिवारों में हमने देखा होगा। ऐसे ही अचानक से जो लोकप्रियता मिल जाती है ना, पहले तो वो टिकती नहीं है लंबी। पहली चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, रिकॉर्ड देख लीजिएगा, जिसको एकदम से अचानक से मिली है, वो कितने एल्बम में दिखता है वो इंसान। बहुत कम ही ऐसे होंगे जिनको ऐसे मौका शॉर्टकट से मिला होगा, लेकिन और वो अगले 100 200 500 गानों में दिखते होंगे, नहीं दिखते हैं। या मूवीज़ का भी आप उठा लोगे, बॉलीवुड उठा लो आप, अचानक से हीरोइन जो आई है ना, जिन्होंने कभी साइड रोल नहीं किया, जिन्होंने कभी असिस्ट नहीं किया, जिन्होंने कभी बेसिक पे नहीं किया, कभी हीरोइन की बहन नहीं बनी, या कभी चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं रहे, वो अचानक से जब आते हैं ना, अचानक से, तो मुझे लगता है कि किसी को बड़ा मौका मिला ही नहीं होगा। सही बात है। सबको स्ट्रगल करके मौका मिलता है। अचानक से तभी मिल सकता है जब आप अदर बेनिफिट्स कुछ ले रहे होगे। वो फाइनेंशियल हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अदरवाइज तो मुझे नहीं लगता कि कोई शॉर्टकट है मतलब सफलता का। बिल्कुल सही। ये जो बताया सर ने अभी कि जब तक आपने साइड रोल नहीं किया, जब तक आपने बैकग्राउंड डांसर का रोल नहीं किया, जब तक आपने किसी को असिस्ट नहीं किया एज अ डायरेक्टर, आप अगर फ्रंट कैमरे पे दिख रहे हो तो आप लंबा नहीं चलोगे। आप एग्जाम्पल उठा के देख लीजिए, शाहिद कपूर ताल फिल्म में एज अ बैकग्राउंड डांसर थे, तब जाकर आज मेन लीड कर रहे हैं। हमारे नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक चोर का रोल किया MBBS मुन्ना भाई में, कद्र तभी होगी तब जाके बढ़े और आज राज करते हैं। भोजपुरी में ऐसा नहीं है भाई, फलाना आदमी हो, ठीक है, फलाना आओ हमारे फार्म हाउस पे आओ, ये आईफोन रखो, कल तुम इस गाने में फीचर हो रही हो। तो ये चीज़ को आप विरोध करते हैं इसका? बिल्कुल होना चाहिए। काम अपनी जगह है यार, काम से कोई कॉम्प्रोमाइज़, काम से कोई समझौता नहीं है, और काम का कोई शॉर्टकट भी नहीं है। काम प्रोसेस से ही होता है, और सुबह से शाम अचानक नहीं होती है, वो भी हर घंटे, हर सेकंड, हर माइक्रो सेकेंड्स से होकर गुजरती है, तभी सुबह से शाम होती है, शाम से सुबह होती है। अचानक से कुछ नहीं होता। सही बात तो है। मुझे लगता है सारे रंग देखने चाहिए आपको, सक्सेस के, स्ट्रगल के,
और प्रोसेस से होके जाओगे तो ही लॉन्ग टर्म में चलोगे आप। तभी मज़ा भी आएगा। बहुत बेहतरीन बेहतरीन। तो इतनी अच्छी बातें आपने बताई। अब ये मैं तमाम क्रिएटर्स के लिए मैसेज था, तमाम महिलाओं के लिए मैसेज था, जितने लोग हमें पूछते हैं कि हम क्यों किसी क्रिएटर को, हम कुछ लोगों को ही क्यों प्रमोट करते हैं, कुछ लोगों को क्यों नहीं प्रमोट करते हैं। ऐसे अगर देखा जाए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। तनु यादव एक क्रिएटर है, 6.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो सिर्फ उनके फॉलोअर्स के बेस पे मैं उनको प्रमोट नहीं कर सकता। इंसिस्ट ऑफ आस्था सिंह के, जिनके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। लेकिन आस्था सिंह ने मूवी करी है। आप जाके एक बार हमारे कंपैरिजन करने से पहले आप जाके देखिए तो हम कंपैरिजन किस बेस पे करते हैं, फिल्में, उन रिसर्च। अब रिसर्च की बात आ गई तो भोजपुरी म्यूजिक जाना जाता है, भोजपुरी सॉन्ग्स जाने जाते हैं अश्लीलता के लिए, वल्गैरिटी के लिए। लेकिन कुछ लोग भोजपुरी में पहले के जो गाने हुआ करते थे, जब म्यूजिक बजेगा तो भी आप बता दोगे कौन सा गाना है। जैसे मेहंदी लगा के रखना का एक ट्यून है, ट्यून कौना देवता के सब। बड़ी अच्छी परख है आपको, कितना जरूरी है म्यूजिक। यार म्यूज़िक तो मुझे लगता है कि मतलब म्यूज़िक के बिना आवाज़ को एक वो जो होता है ना बैकअप ही नहीं मिलता। वो तो अगर आप सिर्फ गाना गा रहे हो और म्यूज़िक ही उसमें बेसुरा बजाओ तो आप गा के क्या कर लोगे। अगेन फिर से मैं खाने वाली बात पे चला जाऊंगा, अभी टाइम भी हो रहा है खाने का। नहीं, वैसे तो मैं एक आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अब जो है, अब भोजपुरी में जो देखा जा रहा है, हम नाम नहीं लेंगे, एक बड़ा ब्रांड है, वो बड़े ब्रांड एक ही सिंगर के साथ या एक ही म्यूजिशियन के साथ लगातार काम कर रहे हैं। आपका कुछ अलग है, आप अलग अलग म्यूजिशियन को ट्राई करते हैं क्योंकि अलग अलग जोनर चाहिए, एक अलग जोन चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो जैसे विक्की वॉक्स जी हैं, अलग म्यूजिक, आप हर तरह के साउंड के साथ म्यूजिक बना सकते हैं। चोरी का आरोप नहीं लगता कभी विक्की वॉक्स के ऊपर, कभी विवाद में खड़े नहीं होते कि नहीं विक्की वॉक्स ने पिछला धुन चोरी कर लिया। औरों के ऊपर लगता है, कंटिन्यू लगता है। तो ये चोरी वाले चीज को आप कैसे देखते हैं, कैसे म्यूजिक चोरी हो जाता है भोजपुरी में? थोड़ी देर पहले आपने मुझसे पूछा था कि कौन है आर्टिस्ट, आर्टिस्ट क्या होता है। हाँ। आर्टिस्ट चोर नहीं होता है, हम्म, पहली चीज़ तो यही है। एक रियल आर्टिस्ट है वो क्रिएट करेगा, सही बात है। वो सीख के आएगा, करते करते सीख जाएगा, गलतियां करते करते सीखेगा। उसका कंपटीशन खुद से होता है, वो हर पिछले दिन से अगले दिन अपने आप को बेहतर बनाता है। वो है सच्चा कलाकार जो कंसिस्टेंट है, लगातार कर रहा है। और वो तब तक असफल नहीं है जब तक कि वो रुक नहीं जाता। अगर वो करता जा रहा है तो वो सीखता जा रहा है। ये तो होता ही है, आप करते हो सीखते हो। तो मुझे लगता है कि अ, एक अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर विक्की वॉक्स, ऑफ कोर्स आपने पहले ही कह दिया, तारीफ के काबिल है वो। सभी लोग अपने अपने जॉनर में हैं, लेकिन बात जब चोरी की आ जाती है तो मन में थोड़ा सा तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि ज़रूरत नहीं है। क्यों? इसके दो इम्पैक्ट हैं। एक, आपने चुराया, आप पे तो चोर का ब्लेम लगा, लेकिन जिसका चुराया आपने उसका तो करियर खा गए। सही बात है। उसने एक अच्छी चीज़, एक अच्छा गाना बनाया था, चाहे वो लिरिक्स हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे कुछ भी हो, आपने चुराया कि उसके तो क्यों कि आप जब चुरा रहे हो तो आप गवा रहे हो बड़े स्टार से, नेचुरल है, जिनकी एग्जिस्टिंग फैन फॉलोइंग है, सही बात है। जिनको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं लोग मार्केट में, जिनकी खपत ज़्यादा है। सुबह से ही फलाना भोजपुरी सॉन्ग, फलाना भोजपुरी सॉन्ग, ऐसे करते हैं ना। तो फलाना भोजपुरी सॉन्ग की सर्च में तो तुरंत वो गाना आ गया, उन्होंने कुछ भी गाया, वो तो सांस भी ले लेंगे तो भी सर्च में आ जाएगा, क्योंकि फैन बेस बना चुके हैं। यहाँ पे तो ब्रांड चलता है ना, यहाँ पे कला की तो बात ही नहीं होती है। ब्रांड है, फलाना फलाना। आर्टिस्ट की तो बात करने वाले लोग बहुत कम है। बिल्कुल। तो बहुत कम लोगों में वो बहुत कम गाने पहुंचते हैं, इसलिए पे बहुत कम व्यूज़ दिखते हैं, इसलिए उन कम व्यूज़ वालों को बहुत कम काम मिलते हैं। तो बात यहाँ पे है सारी। तो लोग एक कहते हैं ना भेड़ चाल में है, जातिवाद में है। अब एक बात बताओ, एक सिंपल सी लाइन में कहता हूँ, टैलेंट को कास्टिज्म के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। टैलेंट अपने आप में एक कास्ट है। इफ़ यू आर अ टैलेंटेड पर्सन, आप कलाकार हो, तो आपकी जाति कलाकार हो गई है, ना कि आप यादव, ना कि आप राजपूत, ना कि आप ब्राह्मण, ना कि आप कोई भी कास्ट। आप कलाकार हो, सिंपल सी बात है। बट यहाँ तो काम भी कास्टिज्म के बेस पे मिल जाता है। इवन व्यूज भी कास्टिज्म के बेस पे मिल जाता है। आप जातिवाद को पॉलिटिकल बना रहे हैं, आप जातिवाद को हर चीज बना रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें ऑडियंस की कितनी गलती है आपके हिसाब से? ऑडियंस का क्या पैरामीटर है आपके हिसाब से? ऑडियंस कहाँ गलती कर रही है अपना कंटेंट चूज करने में? ऑडियंस को तो मैनिपुलेट किया जाता है। बहुत बढ़िया। ऑडियंस को ना मैनिपुलेट किया जाता है। ऑडियंस बहुत भोली है। कोई आज तक के पॉडकास्ट में मैं बताना चाहूंगा कि किसी ने ये बात नहीं बोली कि ऑडियंस को मैनिपुलेट किया जाता है। ये सही बात है। आप होते कुछ और हो, दिखाते कुछ और हो, और जो देख करके जो परसेप्शन बना लेती है, एक धारणा बना लेती है ऑडियंस की ये सही है या ये गलत है, वो उस दिखावे के ऊपर वो अपना ओपिनियन बना लेती है, और वो फिर
उसी दिशा में चल पड़ती है। और एक टाइम तो ये तो कहा ही जाता है ना कि भेड़ चाल हो ही जाती है। सही बात है। अगर देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग, इट्स ऑल अबाउट मेजर ओपिनियन। एक काम को 99 लोगों ने कह दिया कि ये सही है तो उसको सही मान लिया जाता है। वो एक आदमी जो बचा हुआ है वो कितना भी तर्क दे रहा हो, वो कितना भी लॉजिक दे रहा हो, लेकिन बिकॉज वो एक है इसलिए वो गलत है। 99 ने जो बात कह दी वो सही कह हो जाती है। तो ये भेड़ चाल है। आज मोदी जी बहुत काबिल हैं, बिल्कुल। प्रधानमंत्री हैं देश के, 15-20 सालों से लगातार प्रधानमंत्री हैं। इस 15 साल में क्या 150 करोड़ के देश की जनसंख्या में कोई उतना काबिल इंसान दूसरा नहीं होगा जिस, या किसी के अंदर उतनी चाहत नहीं होगी देश को आगे बढ़ाने के लिए। मैं उनकी कैपेबिलिटीज को चैलेंज नहीं कर रहा सही हूँ, बात मैं है। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि लेकिन इन 15 सालों में ना जाने कितने लोगों की महत्वाकांक्षा मर गई होगी, उनका समय चला जाएगा, उनका वो बनने लायक तो थे बट वो 65 के रहे होंगे, आज 15 साल बाद वो खुद 80 के हो गए होंगे। सही बात है। उनको तो मौका ही नहीं मिला क्योंकि कुर्सी तो एक ही थी, प्रधानमंत्री की कुर्सी तो एक ही होती है, मिलनी एक होती है, एक अच्छा आदमी उससे बैठा हुआ है, लेकिन बाकी अच्छों का क्या, उनका कसूर क्या था? ऐसा तो नहीं वो अच्छे नहीं थे, काबिल नहीं थे। सिमिलरली यहाँ पे टॉप 5 स्टार्स बने हुए 35-36 सालों से, 40 सालों से, इतने सालों से रिटायर ही नहीं होते लोग। रिटायरमेंट बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। बिल्कुल। रिटायर नहीं हो गए ना जब तक आप, नए टैलेंट को कैसे मौका मिला? 35 साल का करियर, टॉप 5 आप, जहां बात होती है आप 5, आप 5, आप 5, बाकी 5 लाख लोगों का क्या? उनका जरूरी तो नहीं है। जो 15 साल का आर्टिस्ट था आज वो 50 का हो गया आपके 35 साल के करियर के साथ, बहुत अच्छा गा रहा था, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पूरी पीआर, पूरी टीम, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स सब आपके बारे में बात करते हैं। यहाँ तक कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पी लिखोगे तो उनका नाम आ जाएगा, के लिखोगे तो उनका नाम आ जाएगा, कुछ और लिखोगे तो उनका नाम आ जाएगा। रिकमेंडेशन, आप समझिए बहुत खा बड़ी गए बात वो। कह रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल, बहुत बड़ी। कि आप मेरा नाम लिखेंगे SA तो सौरभ रॉयल रिकमेंड नहीं करेगा, सचिन तेंदुलकर कर देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस जॉनर में काम किया, उतने सालों से काम किया है, तो उनका नाम उनके काम की वजह से रिकमेंड हो जाता है। लेकिन नए टैलेंट का क्या? वो तो पूरा सचिन भी लिख दोगे ना, दूसरा क्रिकेटर सचिन होगा तो वो भी सचिन तेंदुलकर ही आएंगे पूरा लिखने के बाद भी। सही बात है। तो अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन क्रिकेट में भी संन्यास ले लिया ना लोगों ने, मौका मिला ना दूसरों उन्होंने को। रिटायरमेंट लिया ना, मतलब बिल्कुल। आपका जो मैसेज है बहुत अच्छा है, इसको सरल भाषा वेरी में इंपॉर्टेंट टू गिव चांस टू न्यू टैलेंट। बिल्कुल मुझे लगता है प्रमोट न्यू टैलेंट, मतलब कहने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि आप किसी को ढकेल कर आगे बढ़ो और आप कहो कि मैंने गुनाह नहीं किया है। बिल्कुल जरूरी नहीं है। बड़े लीडर्स के लिए ये मैसेज है, बहुत अच्छा सर ने समझाया कि जरूरी नहीं है कि आप ये कहो कि नहीं मैं हूं तो मुझे ही सुनो, चाहे मैं जो भी गा रहा हूं। आप एटलीस्ट किसी को प्रमोट कर सकते हो, आप एटलीस्ट किसी का नाम ले सकते हो भरे मंच पे, और ये नाम सिर्फ इस बेसिस पे नहीं होने चाहिए कि वो आपके पीछे गाने गाते हैं। सबसे बड़ी तो दिक्कत ये है कि फलाना भैया खाड़ा बाड़े भैया के जिताए के बा, फलाना भैया दान कर देले, फलाना भैया हाई कर देले, उनको वो प्रमोट कर रहे हैं। गोरखपुर महोत्सव में आप उन्हें बुलाकर प्रमोट कर रहे हैं। वो तमाम कलाकार जो इस समय पे अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो आपने सही बताया कि आप जरूरी थोड़ी है कि आप किसी को बर्बाद करने के लिए उसका जाके गला ही दबाओगे। आप दूर से बैठे हुए उसकी नब दबाओगे तो भी वो बर्बाद हो जाएगा। बहुत मतलब इतनी डीपली बातें। यहाँ इस इंडस्ट्री में ना कनेक्शन नहीं होते, कंपटीशन होते हैं। और कंपटीशन भी कैसे? इस बागीचे में, भोजपुर इंडस्ट्री के बागीचे में जो 35 साल पुराने विशाल वृक्ष भी है ना, वो भी एक उगते हुए पौधे से इतना कंपटीशन ठान लेते हैं कि उसको दबा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उनको अपने बड़े होने का गुरूर घमंड है ही नहीं, उनको डर इतना ज़्यादा है, इतना कंपटीशन है। एक छोटे छोटे आर्टिस्ट, वरना एक छोटे आर्टिस्ट का मजाल है कि कोई गाना उठा के एक बड़ा सुपरस्टार गा दे, शर्म से डूब मरेगा वो इंसान। मेरे इंसान तो मर जाएगा ऐसा करते हुए। मैं ज़मीर नहीं बेच सकता पैसों के लिए। मेरे अंदर वो ये काबिलियत मेरे अंदर नहीं है। मैं अपने आप को नाकाम ही मानता हूँ और मैं ठीक हूँ अपनी जगह पे, लेकिन किसी और के हिस्से का खा के पेट भरने की आदत नहीं है मेरे को। और मैं धिक्कारता हूँ ऐसे लोगों को जो इतने बड़े, इतना विकसित हो चुके हैं, इतने विशाल हो चुके हैं। लोगों को छाया देनी चाहिए, वो एक उगते हुए पौधे से कंपटीशन कर लेते हैं। बहुत ये इंडस्ट्री, ये आगे बढ़ेगी इंडस्ट्री। मुझे डर नहीं है किसी से कि मेरे इस पॉडकास्ट के बाद कोई मेरे को क्या बोलेगा। जो समझदार इंसान है उस बात से एग्री करेगा, चाहे वो किसी कास्ट से आता हो, किसी जाति से आता हो, महिला हो, पुरुष हो। अगर वो भोजपुरिया का सच्चा फैन है
तो इस बात को समझेगा और मूल्यांकन करके अपना फीडबैक भी देगा आपको। कोई आपका नाम नहीं छीन लेगा, कोई आपका नाम नहीं छीन लेगा। आप जो हैं वो आप रहेंगे। अगर आप उसे सपोर्ट करेंगे तो भी, नहीं करेंगे तो भी, लेकिन अगर आप उसके गाने चुराएंगे तो आप मुलजिम कहेंगे, यही बात है। लेकिन इतना डीप मैसेज कि एक छोटे से पौधे से एक बड़े वृक्ष को कभी कंपटीशन नहीं हो सकता, बड़े सिंगरों को कभी भी छोटे सिंगर्स का कंपटीशन नहीं है। यही चीज़ हर जगह देखी जाती है। रील क्रिएटर्स आ रहे हैं लेकिन छोटे कलाकार या उम्दा कलाकार नहीं आ रहे हैं स्टेज पे। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इतनी अच्छी भाषा के लिए और इतने अच्छे तरह से समझाने के लिए मौके को। तो टेक्निकल टीम्स के बारे में भी बात हो गई। अब जैसे कि भोजपुरी में अगर देखा जाए तो भोजपुरी के 3 कलाकार कपिल शर्मा शो में जाते हैं, अक्सर 3, 4, 5 लोग जाते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी छोटे कलाकार की बात नहीं करते हैं। अभी आप बता ही चुके हैं। तो ये जो पॉपुलैरिटी होती है ये फिल्मों के टाइम कहाँ चली जाती है? मोस्ट हाई व्यू जो होता है वो जाता है कपिल शर्मा शो का, भोजपुरी स्टार्स की वजह से। लेकिन जैसे ही फिल्मों पे आते हैं तो भोजपुरी की फिल्में तो और बेकार हो गई है। तो इसको कैसे देखते हैं, कैसे सुधरेंगी फिल्में, कैसे ऑडियंस वापस आएगी सिनेमा हॉल्स में? देखिए, ऑडियंस सिनेमा हॉल से आई नहीं है, उनको ना ढकेल के भेजा गया बाहर जाओ। कैसे पता आपको? बताइए। कॉम्प्रोमाइज कंटेंट, हम्म अंडररेटेड क्वालिटी, हम्म वही एक कॉन्सेप्ट घिसे पिटे पुराने, लगता है 1995 की फिल्म देख रहे हैं, बस भाषा भोजपुरी हो गई है 2025 में। 30 साल बाद भी वही कॉन्सेप्ट, वही रीमेक, वही चीज़ें। तो ऑडियंस नहीं गई है, धक्का मार के भेजा गया उनको कि हम तुम्हारे लिए कंटेंट ही नहीं बना रहे हैं। और अब वक्त वो आ गया है कि नाराज़ होकर कंटेंट से इतना दूर चला गया ऑडियंस कि आज आप अच्छे कंटेंट बनाने की हिम्मत भी करोगे तो देखने वाले डिमांड ही नहीं है। सही बात है। बिजनेस में सिखाया जाता है डिमांड वर्सेस सप्लाई। हम्म तो पहले डिमांड क्रिएट करोगे ना तो सप्लाई देने का फ़ायदा है। आप कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बना दो, आप कहते हैं ना गंजों के मोहल्ले में जाके कंघी बेचने की कोशिश करोगे तो नहीं बिकेगा, हम्म है ना। तो एक बच्चे को च्यवनप्राश बेचोगे तो नहीं, वो चॉकलेट मांगता है। डिमांड क्या है, वही सप्लाई करनी होती है आपको। तो या तो पहले आप डिमांड क्रिएट कीजिए, आप उम्मीद जगाइए। भले ही उम्मीद फेक भी हो सकती है, झूठी भी हो सकती है, लेकिन उम्मीद से बहुत कुछ बदल जाता है। रे ऑफ होप, एक आशा की किरण बहुत कुछ कर देती है। बहुत कुछ करती है, सही आप बात। उस गंजे को बोलो कि इस कंघी से झाड़ोगे बाल तो आ जाएंगे। तो आ जाएंगे। ऐसे ही सर पे मारते रहो 20 बारी तो 100 में 2 तो पागल ऐसे आपको मिल ही जाएंगे। तो वैसे वैसे 2 पागल प्रेमी भोजपुरी के लिए चाहिए हमारे को, जो भोजपुरी से अभी भी उम्मीद रखते हो कि सुधर जाएगी, कुछ अच्छा आएगा। सर्च करते रहें, कुछ ना कुछ अच्छा टकरा जाएगा किसी दिन, हिम्मत मिल जाएगी बनाने वाले को, मेकर्स को। तो डेफिनेटली कुछ अच्छा यही रास्ता है। बाकी तो बर्बाद करके छोड़ा है लोगों ने, और कुछ विशेष है नहीं। बड़े लोगों का सवाल होगा कि वो 2 पागल प्रेमी कहाँ होंगे भोजपुरी के? तो वो आपके सामने कैमरे में बैठे पड़े हैं, हाँ, जो और उम्मीद करते हैं कि आप कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे और हम उसे प्रमोट और इस करेंगे। पागल वाली बात तो मुझे 2 लाइनें याद आई कि इन्हीं पागल दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। बेहतरीन। तो पागलपन है तभी कलाकार बने हैं, जुनून के लिए। पैसे कमाने के लिए हम कभी आए नहीं थे, क्योंकि आपको पता है मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी से आया हूँ। और हमें एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में सीखने को मिला कि ना, स्ट्रगल किसे कहते हैं, और जो रिस्क लेता है ना वही आगे बढ़ता है। तो नो रिस्क नो गेन। ये चीज़ मैं फिर कह रहा हूँ, आपको क्लास देनी चाहिए। आपको उन तमाम डायरेक्टर्स को, उन तमाम प्रोड्यूसर्स की बात आई है, मैं मतलब थोड़ा मैं तारीफ करना चाहूँगा कि वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड अभी कुछ ऐसा कर रहा है जिनकी फिल्में अच्छी आ सकती हैं। जैसे लॉटरी, माही श्रीवास्तव के साथ, उसके बाद उमा, रितेश पांडे और माही श्रीवास्तव की बेहतरीन एक्टिंग, जया भी वहीं से निकली। तो जानते हैं आप रत्नाकर कुमार जी को, आपने बताया कि कैसे संबंध है आपसे उनसे? रत्नाकर सर बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उनसे बहुत सालों से मतलब जुड़ा हुआ हूँ। कभी काम नहीं किया मैंने वर्ल्ड वाइड के लिए, और चूँकि यूबीटी के लिए इतना प्रोजेक्ट होता है, मुझे फुर्सत नहीं, मैं कंटेंट ज़्यादा देता नहीं हूँ। आपको पता है मेरे के कंटेंट में बहुत वक्त लिमिटेड लग जाता है। क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी देते हैं, कंटेंट है, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी पे फोकस ही नहीं रहा कभी। तो अच्छे संबंध है, अच्छे इंसान है, बिल्कुल प्रयोग करते हैं। काम के मामले में उनकी बहुत तारीफ़ करूँगा मैं। बहुत अच्छा काम करें, अगर उनको डिमांड मिले ना, लोग अगर उनसे मांगें तो वो एक ऐसे प्रोड्यूसर है जो रिस्क लेने की ताकत रखते हैं बहुत। आपके साथ साथ मेरे साथ भी ले सकते हैं, वैसे अकेले भी काफ़ी है वो। और विवाद की बात करी जाए तो आपके साथ आज तक एक सॉन्ग नहीं आया, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस आपने ही किया। हमें कहीं से पता लगा अभी कि एक एक्ट्रेस है नीलम गिरी जी, उनको इंट्रोड्यूस आपने किया। कैसी मित्र है वो आपकी? मित्र है या नहीं है अब?
नहीं, अच्छी हैं, अच्छी लोग इंसान बदल है, जाते हैं जैसे ही उनको अच्छे बड़ा बड़ा काम मिलने लगता है, ऐसा है? आ, व्यस्तता होती है हाँ। समय के साथ, ऑफ कोर्स स्टारडम मिलता है तो व्यस्त हो जाता है इंसान। हाँ, अच्छी दोस्त हैं इंडस्ट्री में। जब वो टिकटॉक पे होती थी तब से मैं उनको जानता हूँ, और बहुत लिमिटेड फॉलोअर थे, 100 200 400 फॉलोअर रहे होंगे, तब से हम लोग जुड़े हुए थे। एंड उनकी भी एंट्री वर्ल्ड वाइड से ही हुई थी, बिल्कुल, तो वर्ल्ड पहली वाइड साइन में थी वो। हाँ फर्स्ट। तो मैंने मोटिवेट किया, रत्नाकर सर उनको अप्रोच कर रहे थे, तो अच्छी थी, अच्छी दिखती भी हैं, अच्छा काम भी करती हैं, एक्सप्रेशन वगैरह बहुत अच्छे हैं, अच्छी कलाकार नो डाउट, तभी यहाँ तक पहुँची हैं, मेहनत भी करी उन्होंने। लेकिन उस टाइम इनिशियल डेज में हाँ मतलब हम लोग काफ़ी नहीं, जैसे अच्छे पहले दोस्त थे। उनके किसी के साथ भी सॉन्ग आते थे, बहुत सारे छोटे सिंगर्स, बड़े सिंगर्स, अब क्या हो गया कि डिमांड हो गई है, नहीं इन्हीं के साथ आना चाहिए, यही पैरामीटर सेट कर लिया है। क्या ये आर्टिस्ट के लिए सही है या ये घातक है? एक आर्टिस्ट के लिए कि मेरा एक पैरामीटर हो गया, मैं इसी जोन पे काम करूंगा, ये गलत चीज़ है आपके हिसाब से किसी भी आर्टिस्ट के लिए? नहीं, स्टैंडर्ड सेट करने में कोई बुराई नहीं है, स्टैंडर्ड की अगर बात हो रही हो तो। हाँ। कि मेरा ये बिल्कुल, अभी आपने थोड़े पहले कहा ना, किसी के साथ भी अगर आप कुछ भी करने लगोगे तो आप ऐसे ही नहीं रह जाओगे, तो स्टैंडर्ड तो आपको सेट करना है। मर्सिडीज अगर मारुति के पार्ट्स लगाने लगेगी हम्म। तो वो मर्सिडीज कहाँ रह जाएगी। लेकिन तब भी जो बेहतर काम कर रहे हैं उनके साथ। हाँ, अगर वो सिलेक्शन क्राइटेरिया पे खरे उतरते हैं, हाँ। जो आपकी डिमांड्स हैं उस पर उनका टैलेंट मैच करता है, तो मौका देने में बुराई नहीं है, ऑफकोर्स बिल्कुल करना चाहिए। ये कोई ऐसे तो फिर उनको भी उनको भी वहां तक नहीं पहुंचना चाहिए ना जो जहां पहुंचा है, सही क्योंकि बात है ये शुरुआत तो। सबकी नीचे से तो होती है। तो अगर पहला मौका ही नहीं मिलेगा किसी को तो कोई कैसे आगे जाएगा। लेकिन वो पहला मौका भी सही इंसान को मिले, ये जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप स्टैंडर्ड सेट करिए, बिल्कुल सही है, लेकिन अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया में उन लोगों को जरूर रखिए जो आपके साथ हमेशा से सही थे। अब हम ब्रॉडकास्ट आगे बढ़ाते हुए हम बड़ा छोटा सा सेगमेंट लेके आए हैं, आपको क्यूट या क्रिंज दो ऑप्शन देंगे, कोई एक चुनना पड़ेगा। पहला, क्लब की पार्टी या ऑर्केस्ट्रा का नाच? मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैंने क्लब की पार्टीज बहुत करी है, तो क्लब मुझे की अच्छा पार्टी, लगता है। ठीक है। राजा जी के कोरा या देवर के नखरे? राजा जी के कोरा, देवर के नखरे। हाँ। राजा जी के कोरा। राजा जी के कोरा। देसी लुक या अंग्रेजी बीट? यार मेरा तो अर्बन बीट है, वैसे तो मैं दोनों को मिक्स करके लाता हूँ हमेशा। तो अंदर से तो मैं देसी हूँ, लेकिन इसको अर्बन टच देता रहता अंग्रेजी हूँ। बीट, ठीक है। हाँ, बीवी की पसंद या गर्लफ्रेंड की डिमांड? अब मैं बीवी की पसंद। सॉन्ग का लॉन्च या सक्सेस पार्टी? मुझे लगता है यार सक्सेस पार्टी ज़्यादा खुशी देती है, सॉन्ग लॉन्च तो उम्मीद देता है, ठीक, सक्सेस पार्टी सेटिस्फैक्शन देती है। ठीक है। ओशन शूट या फिर हिल स्टेशन वाला शूट? ओशन। ओशन वाला शूट, ठीक है। जोरू का गुलाम या राजा रंगबाज? राजा रंगबाज। राजा रंगबाज। करिया साड़ी में मेहरारू या बगल वाली भौजी? करिया साड़ी में मेरा। करिया साड़ी में मेहरारू। टी सीरीज हम भोजपुरी या फिर सारेगामा हम भोजपुरी? टी सीरीज के साथ मैंने काम ज़्यादा किया है, तो ऑफकोर्स टी सीरीज। टी सीरीज हम भोजपुरी, ठीक है। अब जैसा कि सब लोग जानते हैं, आज तक कोई बचा नहीं है और पहली बार आप इतने बड़े सिंगर हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप सौरभ रॉयल जी को जानना है तो वो कौन से 3 सॉन्ग हैं जो सौरभ रॉयल को उनके बेस्ट सॉन्ग कहे जाएंगे अभी तक? आपका एक अभी रिसेंटली सॉन्ग आया है आजकल में, राजा जी पवित्र बानी, हाँ, थोड़ा बताइए उसके बारे पिया में। जी पवित्र बानी, अभी एग्जैक्टली आज ही मेरा एक गाना है यूबीटी म्यूजिक भोजपुरी पे, पिया जी पवित्र बानी, बहुत अच्छा गाना है। और पीछे जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा था ना कि आजकल औरतें अपने पतियों के साथ कैसे अत्याचार कर रही हैं, तो वो एक बंदे के सपने में वो ख्याल आता है और अपनी बीवी से डर जाता है। पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो देखने लायक है, गाना तो बिल्कुल सुनने लायक है, वीडियो बहुत मज़ेदार है। पिया जी पवित्र बानी यूबीटी म्यूजिक पे, सौरभ रॉयल सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा गाना, जाके देखिए, लाइक कमेंट शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत हम लिंक भी धन्यवाद। डाल देंगे। और मैं इस गाने को क्यों मैंने अभी कहा, क्योंकि सब गा रहे हैं एक ही चीज़। बड़े ब्रांड ने गाया राजा रंगबाज, छोटे ब्रांड ने गाया राजा रंगबाज, उसके बाद किसी ने गाया समियाना तो किसी ने गाया समियाना, बेडरूम से राजा बाहर। लेकिन सौरभ जी के लिरिक्स अभी भी वहीं पर हैं, स्टेबल, सुटेबल एंड कंफर्टेबल। पवित्र वर्ड कोई यूज ही नहीं कर रहा, कर रहे हैं, आपके लिए धन्यवाद है तहे दिल से। शिल्पी राघवानी जी या श्वेता शर्मा? श्वेता शर्मा। आपने काम नहीं किया है, ऐसा हमें रेफरेंस रखना था इसलिए हमने रखा है। अच्छा। तो शिल्पी राघवानी जी या श्वेता शर्मा? अब शिल्पी राघवानी ऑब्वियसली। रीजन क्या रहेगा इसके पीछे? बहुत सारे हिट नंबर्स, मेरे करियर का सबसे बड़ा गाना शिल्पी जी के साथ रहा, जो सबसे पहला 10 मिलियन देखा मैंने वो शिल्पी जी के साथ ही था। मेरा गाना है घूंघट तान के, अगेन सामाजिक मुद्दा है, और उतना अच्छा गाना अच्छे से निभाया उन्होंने, तो डेफिनेटली।
ठीक है, मतलब इसमें ऐसे भी नाम हो सकते हैं जिनके आपने नाकाम ना हाँ किया हो तो समझ आप गया देख मैं। चुके हैं, ठीक है। एलिशा बॉस या फिर एंजल लीजा, अलीशा बोस। क्योंकि मिर्चाई लगती है वो। अगेन करियर का बड़ा गाना उनके साथ है मेरा, और सेकंड बड़ा गाना, और काफ़ी गाने किए हैं। वेरी प्रोफेशनल आर्टिस्ट, ट्रेंड है, सीख के आई हैं। मुंबई में बहुत अच्छा काम किया, अदर इंडस्ट्रीज़ में भी काम किया हुआ है, तो बहुत प्रोफेशनल, और प्रोफेशनलिज्म मुझे सच में इम्प्रेस तीखा करता बोलती हैं इसलिए मिर्चाई बोल दिया या फिर अच्छा बोलती हैं? है। साफ बोलती हैं, दिल से बोलती हैं, तो बहुत ऑनेस्ट हैं काम को लेकर के, और सबसे अच्छी, बड़ा सॉन्ग आपका उनके हाँ, साथ है, ठीक है। अच्छी कलाकार। आस्था सिंह जी या माही श्रीवास्तव? मैं काम को लेके जज कर रहा हूँ, है ना, और अनुभव के हिसाब से बात करूँगा। आस्था सिंह ऑब्वियसली, बहुत अच्छा गाना मैंने उनके साथ किया है, 2-3 गाने किए हैं मैंने। वो बेहतरीन गाने किए हाँ, देखे हमने। और सेट पे पूछती हैं, और सर कैसा लगा सर, काम कैसा लग रहा है सर, ठीक लगा सर, कोई दिक्कत मतलब एक आर्टिस्ट जब अपना फीडबैक पूछे ना, तो वो मुझे लगता है कि अगेन नोटिस हो जाती हैं। मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने नोटिस करी हैं, तो वो छोटी छोटी चीज़ें मुझे याद हैं उस कलाकार के बारे में, तो मुझे लगता है क्योंकि कि रिसेंटली कोई सॉन्ग नहीं किया लेकिन तब भी आपको याद है इतने समय हमने से। कई बार प्लान किया, बट जब वो फ्री होके कॉल करती हैं तो मैं बिजी होता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं, या फिर मैं करता हूँ तो उनके मूवीज़ या कुछ चल रहे होते हैं, तो समीकरण नहीं बन पा रहा है। मन पूरा है, जल्दी करेंगे और उनके उम्मीद साथ। है कि आस्था सिंह जी के साथ आएगा। नहीं, अब जितने लोग यहाँ पे कहेंगे कि आस्था सिंह जी के साथ माही श्रीवास्तव क्यों, तो दोनों ही मूवी कर चुकी हैं इसलिए साथ में था, और दोनों ही बेहतरीन आर्टिस्ट हैं। अनुभव लेकिन अच्छी आर्टिस्ट हैं, माही जी से 4-5 बारी मिला हूँ सिर्फ मैं, अच्छा, और अगर मैं, वही वाली बात हो गई, काम तो दोनों का अच्छा, नाम एक का ही लेना, तो बंदा करे क्या। ठीक है। काजल त्रिपाठी या फिर सुनीता सिंह? काजल त्रिपाठी या सुनीता, काजल त्रिपाठी ऑब्वियसली। काजल त्रिपाठी क्योंकि आपके साथ सॉन्ग कर चुकी हैं बैक टू बैक, इसलिए। जील है उनके अंदर, हम्म काम करने की इच्छा है, मैंने देखा है वो काम, मतलब वो शी इज़ द वन जिनका हमने शूट लगाया, अनफॉर्चुनेटली शूट 2 दिन तक डिले होता रहा, ओके। मौसम की वजह से या कुछ तो रीज़न था, याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन ये याद है कि 2 दिन डिले हुआ, उनको एक्स्ट्रा रुकना पड़ा दिल्ली में, तब भी और रुको। उन्होंने कोऑपरेट किया क्योंकि काम की इच्छा थी, तो उससे पता चलता है ना कि इंसान काम को लेकर के सीरियस है। तो अगेन मेहनती हैं, अच्छा डांस करती हैं, अच्छी दिखती भी और हैं। आपको ये भी कहती रहती है कि दूसरा पे मर गई लो, आपका ही सॉन्ग है उनके साथ, ठीक है। सपना चौहान जी या फिर रानी एक्ट्रेस? सपना चौहान एनी टाइम, बिकॉज शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल आर्टिस्ट, और हमारी सेट पे ही मुलाकात होती है, सेट से ही हम चले जाते हैं, लेकिन यादें छोड़ जाते हैं काम की, और कुछ ऐसा बना के जाते हैं ना हम दोनों कि हम उस काम को साल भर देखते हैं। हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन वो काम हम दोनों का जो काम होता है ना, वो काम याद रह जाता है, क्योंकि मैंने घूंघट में घुटन किया उनके साथ, घूंघट में वो गाना, इतने गाने हमने रिलीज़ किए, उस गाने की अपनी एक अलग ही मेमोरी है। मम्मी जी के पसंद की आप खुद ही इतनी बारी बात कर चुके हो, झकास गाने की आप देखना, हाँ, 21 झकास मिलियन में है, तो अलग अलग रोल है हर गानों में उनका, अच्छे से निभाया है, शी इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट। सब लोग तारीफ करते हैं। सपना चौहान जी अपने लेवल पे अलग हैं। क्वीन सालनी या डिम्पल सिंह? एक के साथ सॉन्ग किया है। नहीं, क्वीन शालिनी ऑब्वियसली, मैंने उनके साथ काम किया है। डिम्पल जी अच्छी दोस्त हैं, काम नहीं किया उनके साथ, अच्छा ही करती होंगी उम्मीद है मुझे, लेकिन हाँ, क्वीन शालिनी के साथ अनुभव बहुत अच्छे रहे। अगेन बड़े बड़े गाने हैं मेरे उनके साथ, जवानी की क्रिया है, आप वो गाना देखिए, बहुत बेहतरीन गाना है। करिया छड़िया बॉम, मुझे उनके साथ मेरा गाना बहुत पसंद है, हाँ, वो गाना भी बहुत अच्छा है। जो कि आपका सोलो सॉन्ग है, उनने परफॉर्म किया है। नहीं, डुएट है वो भी, इसमें भी हाँ, शिवानी सिंह, सॉरी। डुएट है, बहुत ठीक। अच्छा गाना। उसके बाद शीतल चौधरी या पूजा निषाद? अभी गाना ट्रेंड कर रहा है, एक के साथ बहुत पहले काम किया है। पूजा निषाद बहुत ट्रेंड है, उनके साथ एक एडिशनल प्लस पॉइंट है, शी इज़ अ कोरियोग्राफर ऑल्सो, उनके पास दो टैलेंट है, और अनुभवी कलाकार हैं, काफ़ी लंबे टाइम से काम कर रही हैं, पुरानी मित्र हैं, तो बहुत सारी क्वालिटीज़ के साथ वो ऑफ कोर्स ज़्यादा अनुभवी हैं। शीतल एम्बिशियस है, फ्रेशर है, ज़्यादा काम नहीं किया है, सोशल मीडिया से उठ के आई है, उनको भी हमने वैसे ही सिलेक्शन पैरामीटर के ऊपर ही लेकर के देखा उनका काम, उनके रील्स देखे, तो हमें लगा ये कर सकती है। नहीं, लेकिन शीतल अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया, मुझे वो सॉन्ग में जिस तरह का लुक चाहिए, जिस तरह का आउटलुक दिया, ठीक है। अब मैं आपको 2 पेयर दूंगा क्योंकि आप लॉन्च करते हैं बाय पेयर उठा के, ठीक है। सचिन मनीषा राज, ये एक पेयर था जो कि शायद 4 पार्ट आ चुके हैं छठ पूजा के उस सॉन्ग के। हाँ, 4। वो कैसा एक्सपीरियंस, थोड़ा बताइए। इंदु सोनाली जी ने गाया है, आप उसके अंदर प्रेजेंटेबल है, इंदु सोनाली जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका?
नहीं, बहुत प्रोफेशनल है यार, पुराने आर्टिस्ट हैं, मतलब गाती तो बहुत कमाल है। और सबसे कमाल की बात है, आपने थोड़ी देर पहले कहा ना कि बहुत सारे ऐसे कलाकार जिनके साथ एक ही गाने क्यों किए, इनके साथ भी एक ही गाना किया है। हाँ लेकिन आप पूछोगे अगला करना चाहोगे कि नहीं, तो मैं 100 बार करना चाहूँगा इनके साथ काम। क्यों? सुबह गाना भेजा, इतनी बड़ी कलाकार इतना व्यस्त रहती हैं, शाम को गाना मतलब शाम या अगली सुबह, मतलब 24 घंटे के अंदर मुझे लगता है कि हमें वो गाने का ऑडियो फाइनल मिल गया था उनसे। और उन्होंने पूछा कैसा लगा, कुछ चेंज तो नहीं है, स्टूडियो से कॉल करके पूछा। अगेन मतलब टच्ड। इंदु सोनाली जी का जोनर देखिए आप, मतलब मैं उनके गाने लहरिया लूटा है राजा तो साइड रखिए, उसके बाद सेनुरा सजावल रखिया, ये एक गाना है, वर्डिंग चूज, और इतनी मतलब प्रखंड कलाकार हैं वो। हर गाने को उस फील के हिसाब से गाती हाँ हैं। फील के साथ। बहुत अच्छी रेंज है वोकल के अंदर। अगर मैं गायकी की बात करूँ तो बहुत सुरों पे बहुत अच्छी पकड़ है, काबिल। हम्म। ये जो गाना है हाई स्पीड में चलाए वाला चाहिए हो, ये भी उनका ही गाया हुआ है, कोई यकीन नहीं कर पाएगा एक ही आदमी इतने वेरिएशंस गा बहुत सकता है। वेरिएशन सेम है। शिल्पी राज जी रिपीट करती है हाँ। ये। ठीक है, तो मैं आपको दो पेयर दूंगा, सचिन मनीषा राज या फिर गौरव कुशवाहा और पारुल यादव, किस पेयर को चूज करना चाहेंगे आप? यार दोनों अच्छे आर्टिस्ट हैं वैसे तो। अगेन मैंने कहा ना कि गाना के कौन सा है, जिस गाने के ऊपर कौन फिट बैठता है। तो मुझे लगता है कि अगर हस्बैंड वाइफ वाला गाना होगा तो इनको लूंगा मैं, सचिन मिश्रा जी को। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा मैटर रहेगा तो मैं उन दोनों को ले लूंगा। दोनों पेयर रखेंगे, ठीक है। चलिए अब सिंगर्स पे आते हैं, दो लोगों के नाम लूंगा, कोई भी एक चुनने होंगे, ठीक है। शिवानी सिंह या गोल्डी यादव? शिवानी सिंह। शिवानी सिंह, क्यों? क्योंकि वो सोलो आपके गाने ले गाती हैं या फिर अच्छी लगती है मुझे आवाज़ उनकी। अच्छी लगती हैं, ठीक है। शिल्पी राज या सृष्टि भारती? कंपैरिजन ही नहीं पता है ही होगा लेकिन आपको। तब भी आप बता नहीं, दीजिए। कंपैरिजन देखो, कला में ये बहुत बेकार सी बात हो जाती है। सबके अपने हुनर हैं, भगवान ने सबको अपनी अपनी आवाज़ दी है, सबकी अपनी रेंज है, अपने स्केल है, अपना मूड है। तो आपकी जैसी मेरी आवाज़ नहीं हो सकती, मेरी जैसी आपकी आवाज़ नहीं हो सकती। हम दोनों अपने आवाज़ के, किसी को आप पसंद है, किसी को मैं पसंद हूँ, सवाल आप तो इतना ही सबको होता पसंद है। है। भगवान करे। ठीक है, तो शिल्पी राज जी एनी डे। एनी टाइम, ठीक है। खुशबू तिवारी केटी या प्रभा राज? दोनों से गवाया है खुशबू आपने, तिवारी केटी। क्योंकि कुछ एवोल्यूशन लाती, रैप लाती है। बहुत डिफरेंट जील है, अगेन एक्सपेरिमेंटल है। और मैंने कहा ना, मैं कला के अंदर देखता हूँ कंसिस्टेंट है, प्रोफेशनल है और एक्सपेरिमेंट करती हैं। ठीक। खुशी कक्कड़ या नेहा राज? अगेन दोनों ने आपके लिए गाया है यूबीटी के लिए। यार दोनों के साथ बहुत कम अनुभव रहा। और एक चुनना पड़े तो किस बेसिस पे आवाज़ किसकी अच्छी लगती है? आवाज किसकी अच्छी लगती है? कोई सी किसी सब कंपैक्टेबल तरीके से बता दीजिए आप। और मुझे लगता है कि नेहा राज। ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है उस लड़की का, और खिसाली खिसाली जी के साथ गाना भी गाया है, आपके लिए भी गाया है नेहा राज, ठीक है। म्यूजिक डायरेक्टर की बात करते हैं, आपको म्यूजिक की इतनी परख है, अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी तीन ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जो भोजपुरी को कुछ एवोल्यूशन ला के देंगे, तो आप उनके में से तीन लोगों के नाम किस किस के लेंगे? 3 म्यूजिक डायरेक्टर जो भोजपुरी को एवोल्यूशन ला के देंगे, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं और करना चाहेंगे आगे। मुझे लगता है कि विकी वॉक्स ऑब्वियसली बहुत सीखने के इच्छुक रहते हैं, बहुत सीखते हैं, मैं देखा उनको, मतलब उतने एक्सपेरिमेंट करते हो तो मैंने किसी को नहीं देखा। प्रियांशु सिंह ऑब्वियसली, ठीक, बिल्कुल। वो भी सीखते हैं, अच्छा करते हैं, बहुत गाने मेरे किए हुए हिट नंबर्स उनके साथ, कोई शक नहीं है। तीसरे के लिए बहुत सारे दावेदार हैं जो अच्छा कर सकते हैं, और बट मुझे लगता है कि आई वुड टेक अ नेम ऑफ विकास यादव। शायद मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कर सकते हैं सब में, तो मतलब अच्छा क्योंकि नाम। आपकी जनरेशन से ही आते हैं। आपके बड़े अच्छे एक दोस्त थे विक्रम राजपूत जी, अच्छा। उनने उनका नाम लिया था कि हमारी एज से आते हैं और हम सबके बीच में जब बैठते हैं तो लगता नहीं है कि कोई छोटा या कोई बड़ा बैठा है। और कमाल की बात है, मैंने विकास जी से अभी तक ये भी गाना कराया नहीं है, हाँ हाँ, बट हाँ मुझे लगता है कि वो अच्छा करते हैं। अदरवाइज जो पहले पुराने लोगों में से बात करेंगे तो छोटू रावत जी अच्छा करते ही हैं, विनय विनायक जी अच्छा करते ही हैं, ओम झा जी अच्छा करते हैं, ना जाने कितने नाम बड़े बड़े दिग्गजों की जो बहुत पुराने हिट सुपर हिट्स ब्लास्ट दे चुके हैं, वो तो ऑलरेडी करके दिखा चुके हैं। बट ये न्यू कमर जो ये अंडर 30 वाले लोग हैं, इनमें मुझे लगता है कि अभी इनके पास लॉन्ग टर्म है, अभी करियर में कुछ बड़ा कर सकते एवोल्यूशन हैं। लाने में। हाँ। ठीक है, दो ऑप्शन दूंगा, एक चुनना होगा, प्रियांशु सिंह या विकास यादव? प्रियांशु सिंह। प्रियांशु सिंह, क्योंकि बैक टू बैक गाने दिए आपने उनके साथ। मतलब काम किया है तो मुझे पता है कि जो मैं चाहता हूँ भाई नेचर कैसे अच्छे हैं?
अब वही फन लविंग गाय, जॉली पर्सन, मस्त मौला रहने वाला इंसान, मूडी। ठीक। विकी वॉक्स या आर्या शर्मा? जवाब पता तो है। विकी वॉक्स जी के साथ तो मैं गिन भी नहीं पाऊंगा कितने गाने बना दिए मैंने, और कितने पड़े हुए हैं अभी हमारे पास। हमारे उसमें लाइब्रेरी में ना जाने कितने गाने जो हम अभी लेके आने वाले हैं, एक से बढ़कर एक गाने। ठीक। ओम झा या मधुकर आनंद? मुझे लगता है कि मैं मधुकर आनंद जी का म्यूज़िक बहुत एंजॉय करता हूँ। मधुकर आनंद जी का। हाँ, दोनों अच्छे हैं, हम्म। पर मधुकर आनंद जी को मैं एक्चुअली एब्सोल्युटली मधुकर आनंद जी जिस तरह से काम करते हैं, अलग देते हैं। ठीक है। वो अब खुद lyrics- गाते भी बहुत अच्छा है। हाँ, मधुकर आनंद जी गाते भी अच्छा है। लिरिक्स राइटिंग की बात करेंगे तो मैं आपको यहाँ ज़्यादा फंसाऊंगा, क्योंकि आपका एक सॉन्ग था जो दोनों लोगों ने लिखा था, दोनों में से कोई एक चूज करिएगा। प्रिंस प्रियदर्शी या निकी निहाल? प्रिंस प्रियदर्शी। प्रिंस प्रियदर्शी आपके अच्छे मित्र हैं या फिर बस अच्छा लिखते हैं? नहीं, मेरे पीछे बहुत मेहनत करी है उस इंसान ने शुरुआती दौर में। अब तो ज़्यादा काम नहीं हो पाता क्योंकि उनकी अपनी कंपनी है, प्रोडक्शन में बिजी हो गए हैं, Paradise लिखते Production। कम है वो। लेकिन जब लिखते थे तो मेरे लिए बहुत लिखते थे, और बहुत लिखा भी है, कोई उसमें दो राय नहीं है, कि कोई शक भी नहीं कह सकता मैं। बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं, और जिन हिट नंबर्स की आप बात करें तो उसमें से बहुत सारे हिट नंबर प्रिंस उनके ही हैं। उनके लिखे हुए हैं। ठीक। रवि यादव या रोशन सिंह विश्वास? रवि यादव। थोड़ा बताइए कैसे व्यक्ति हैं इनको, क्योंकि हमने ऑन कैमरा कभी नहीं देखा, बहुत कम एग्जैक्टली, फॉलोअर्स हैं। वो क्राफ्ट पे काम करता है इंसान, वो अपने कला के ऊपर काम करता है। उस इंसान के बारे में बोलूँगा, वो किसी से उम्मीद नहीं करता इंसान, वो सिर्फ अपने आप से कंपटीशन लेता है। मैंने देखा है उसके गाने चोरी होते हुए, उसके कॉन्सेप्ट, उसकी कॉम्पोजिशन चुराते हुए। लेकिन उस इंसान की बात से ना मुझे एक बात याद आती है कि जो काम अपने आप से नहीं होता वो किसी के बाप से नहीं होता। तो वो इंसान अपने आप पे भरोसा करता है। वेरी हार्ड वर्किंग गाय। टैलेंट तो डेफिनेटली है, शब्दों का बहुत अच्छा चुनाव है, बहुत अच्छा चुनाव। और क्या लिख देगा वो इंसान कब, कुछ पता नहीं होता। बहुत बेहतरीन ठीक है, राइटर। आप थोड़ा सा फंसाओ। सौरभ रॉयल जी या फिर बॉस रामपुरिया? लिरिक्स राइटिंग के तौर पे चुनना है आपको कोई एक। बोस रामपुरी जी, यार रघुनंदन हरी लिखी है, अंकुश राय जी के लिए मैं लिखते तो हैं। बड़प्पन दिखाऊंगा, मैं बोलूँगा वही अच्छा लिखता है। लेकिन वेस्टर्न जोन में मुझे लगता है कि आप अच्छा लिखते हैं। मुझे लगता है कि लोगों ने मुझे महसूस करा दिया कि मैं वेस्टर्न लिख रहा हूँ तो अच्छा लिख रहा हूँ, मुझे लिखना चाहिए। ठीक। लास्ट सबसे हार्ड सवाल है आपके लिए, लास्ट है, इसके बाद हम अंत करेंगे कि अगर सौरभ रॉयल जी सिंगर नहीं होते, आर्टिस्ट नहीं होते और लिरिकिस्ट, तीनों चीज़ों में से कोई एक चुनना पड़े तो कौन सा चुनेंगे आप, अगर एक मूवमेंट आ गया तो? सिंगर नहीं होता तो? सिंगर नहीं होते, आर्टिस्ट नहीं होते, अपने गाने में खुद फीचर नहीं होते, और लिरिकिस्ट नहीं होते जो आप लिखते हैं, हाँ, लिरिकिस्ट हैं, तो तीनों में से कोई एक चूज करना पड़ा एट द एंड, क्या चूज करेंगे आप? इन्हीं तीनों में से? हाँ, इन्हीं तीनों में से। तो फिर सिंगर ही चुनता। सिंगर ही चुनेंगे? हाँ, ऑब्वियसली। ये एक मतलब गेम अगर एक ही समझ, ऑप्शन मिलेगा तो मैं लिखवा किसी और से लूंगा, लेकिन अपने गाने किसी और से नहीं गवाऊंगा। खुद अपने गाएंगे। गाने खुद गाऊंगा। ठीक है, तो अब मैसेज दे दीजिए एक छोटा सा अपनी टीम के लिए, अपने चैनल के लिए। यूबीटी क्यों जरूरी है समाज के लिए, बता दीजिए जरा, ये कैमरे में देख के आप। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे यूपी में, बिहार में हरियाणवी बजता है, पंजाबी बजता है, हर अदर लैंग्वेज बजते हैं। तो ऐसे ही भोजपुरी हरियाणा में बजना चाहिए, पंजाब में बजना चाहिए, साउथ में बजना चाहिए, हर जगह बजना चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से कंटेंट बनने चाहिए। और कंटेंट ऐसे बनने चाहिए जो सबको समझ में आए, सरल होने चाहिए, और सुनने लायक होने चाहिए, सहज भी होने चाहिए, और सामाजिक भी होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर हमारा कोई भी भोजपुरिया कलाकार अगर इस दिशा में काम करना चाहता है तो यूबीटी उसके लिए हमेशा से अपने दरवाजे खोल के रखती है। आप आइए, अपना कंटेंट लेके, कॉन्टैक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा प्लेटफॉर्म खाली है अच्छे काम के लिए। और ऐसा गाना बनाएंगे कि जो सबको समझ में आए, सब रिलेट कर पाएँ, और सब हमारे गानों पे झूमे नाचे, ना कि मजाक बनाएं, मज़े ले और समझे भी, इज्जत भी करें। तो ऐसे कंटेंट बनाने की ज़रूरत है भोजपुरी कलाकारों को। यही संदेश भी है, यही आग्रह है, यही मेरा निवेदन है कि कुछ बेहतर करते हैं। बहुत बदनामी, बहुत जलालत झेली। मेरा गाना सुनेगा, मैंने लिखा है एक गाना बिहारी एंथम, उस गाने में मैंने दिखाया है कि बिहार कहाँ कहाँ पहुँच गया है। थोड़े कुछ लोगों की वजह से, कुछ सस्ते लोकप्रियता पाने वाले लोगों की वजह से हम बदनाम होते हैं, हमारा इमेज ख़राब होता है। और कहते हैं ना कि एक बार इमेज ख़राब हो जाती है तो उसको धोने में ना सदियों लग जाते हैं, वो इमेज क्लीन नहीं होती है। तो ये हमें सोचना पड़ेगा एक एक कंटेंट बनाने से पहले कि क्या असर पड़ेगा इसका समाज पे। बहुत ज़रूरी है। इनकम को बात कर दीजिए, पहले भोजपुरी प्राइड को फर्स्ट कर दीजिए।
आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इनकम बाद में, भोजपुरी की इज्जत पहले। इतनी सारी बातें और इतना सारा संदेश, मतलब जितने पॉडकास्ट 10 पॉडकास्ट का समर्पण एक पॉडकास्ट में था। बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने कही, जैसे कि इनकम व्यूज़ के पीछे आप नहीं भागिए, जनता आपसे आप डरेंगे तो आप कुछ न समाज को नहीं दे पाएंगे। उम्मीद करूंगा कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। यूबीटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने देसी अंदाज को, अपने अंदर के कलाकार को निखार सकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इनके चैनल को जरूर देखेंगे, चाहे इनका गाना झकास हो, चाहे मिर्चाई लागे, चाहे मम्मी की पसंद, चाहे पिया पवित्र बानी, ये सारे के सारे गानों में वही लिरिक्स और वही वर्डिंग अभी तक जिंदा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हर उस इंसान से जो व्यूज़ के लिए किसी के फैंस को गरियाते हैं, वो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करें। एटलीस्ट अगर हम किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं तो उसे नीचे खींचने वाला काम ना कर हम अच्छे कंटेंट की तारीफ कर सकते हैं। उस पर जाकर एक लाइक कर सकते हैं, एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं। एक बार देख के बोल दीजिए द बिहार विजन को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल है, और ऐसे हर प्लेटफॉर्म को हम सबको प्रमोट करना है जो बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, भोजपुरी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। याद रखिएगा, एक दूसरे के बिना संभव नहीं है ये काम। तो चाहे मैं हूँ, चाहे आप हूँ, चाहे इस रूम में जितने भी लोग हैं, ऐसे हर कमरों के अंदर बात होनी चाहिए भोजपुरी को अच्छा बनाने की। और एक बात मुझे छोटी सी याद आई कि चेंज करना नहीं है, चेंज होना है। हाँ, हमें चेंज होना है, चेंज करना नहीं है। हमें अपना घर साफ रखना है। अपना घर साफ रखेंगे ना, पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। तो प्लीज़ सफाई कीजिए, भोजपुरी को अच्छे कंटेंट की डिमांड दीजिए, अच्छे प्रोड्यूसर्स के गानों पर लिखिए कि कृपया अच्छे गाने बनाइए, हम सुनेंगे। एश्योरेंस दीजिए, उनको वादा कीजिए, क्योंकि ना हमदम से निकलेगा, ना हमनशी से निकलेगा, हमारे ही पाँव का कांटा है, हम ही से निकलेगा। याद रखिएगा। बेहतरीन। तो इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि देख लीजिएगा, मैं इसी के साथ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि यूबीटी पे जाके सारे के सारे गाने देख लीजिएगा। याद रखिएगा हमारी टैगलाइन, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है अपने आप में सुपर हीरो। आज हमारे पॉडकास्ट गेस्ट थे सौरभ रॉयल जी, जिनका नाम है सौरभ सिंह। एंटरप्रेन्योर टर्न सिंगर हैं ये। साथ ही साथ अपने गानों में खुद फीचर भी होते हैं, और गानों की क्वालिटी और गानों का जो सेट होता है वो कुछ ही अलग लाता है भोजपुरी में। इस तरह के प्रयास और इस तरह की प्रैक्टिस को बनाए रखने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा सौरभ राय जी से, आप इस तरह की चीज़ें लाते रहिएगा। हमेशा रिक्वेस्ट रहेगा और धन्यवाद रहेगा कि आप जैसा कलाकार भोजपुरी के पास है। उम्मीद है कि आपके बैक टू बैक सॉन्ग आते रहेंगे। द बिहार विजन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा आशीर्वाद देते रहिएगा। धन्यवाद।